आप सभी को सादर नमस्कार और आप सभी का अभिनंदन इस कार्यक्रम में। ओम संगच्छध्वम् संवदध्वम् शम्भो मनांसि जानता देवाभागं यथा पूर्वे संजानान उपासते। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। स्वदेशी विज्ञान आंदोलन विज्ञान भारती दिल्ली के तत्वावधान में व्याख्यान श्रृंखला सन 2021 का आगाज हो चुका है और यह दूसरा व्याख्यान आज के दिन आप सभी के सम्मुख होने जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि भारतीय ज्ञान विज्ञान और उसके वैभव को हम सभी को अपने ही प्रयासों के द्वारा, अपने ही कार्यों के माध्यम से इस संपूर्ण विश्व तक पहुंचाने का प्रयास करना है। निश्चित रूप से इसके अंतर्गत अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। भारत विज्ञान भारती दिल्ली के द्वारा भी इन प्रयासों को एक ऐसी गति देने का प्रयास किया जा रहा है जिनके माध्यम से भारतीय विज्ञान और भारतीय संस्कृति का परचम संपूर्ण विश्व में लहराएगा। हम सभी जानते हैं कि भारतीय और भारत का विज्ञान और भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है, एक ऐसा विज्ञान है जो कि दोनों को एक साथ लेकर सभ्यता और संस्कृति को एक पैमाने के साथ आगे बढ़ाता है और उसके प्रत्येक तत्व में वैज्ञानिकता का ऐसा सम्मिश्रण है जिसके कारण हम अपने संपूर्ण कार्यों को तथ्यात्मक दृष्टि से, तात्विक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से और वैज्ञानिक दृष्टि से श्रेष्ठ पाते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारी आर्ष परंपरा में इस प्रकार के जो तत्व हैं उनको यहाँ लाने का एक शास्त्रीय दृष्टिकोण प्रदान करने का एकमात्र उद्देश्य रहा कि इसके माध्यम से एक ऐसे समाज की नींव रखी जाए जो समाज निरंतर रूप से वैज्ञानिकता के साथ, तथ्यात्मकता के साथ उस ईश्वरीय स्वरूप को स्वयं में शामिल करता हुआ आगे बढ़ सके, जिसके कारण ही यह समाज, यह राष्ट्र और यह संपूर्ण विश्व मानवता के लिए, संपूर्ण प्राणी जगत के लिए एक श्रेष्ठ स्वर्ग के समान, एक श्रेष्ठ जीवन का आधार बन सके। और इन्हीं उद्देश्यों के साथ हम देख रहे हैं कि भारतीय संस्कृति और भारतीय ज्ञान विज्ञान को आगे बढ़ाने का अनवरत प्रयास किया जा रहा है। स्वदेशी विज्ञान आंदोलन विज्ञान भारती दिल्ली के तत्वावधान में व्याख्यान श्रृंखला का यह दूसरा व्याख्यान है और आज तारीख है 13 फरवरी 2021। समय लगभग 5:30 बजे का है और आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में। मैं डॉक्टर आशुतोष पारिक आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं विज्ञान भारती दिल्ली की ओर से, और साथ ही इस कार्यक्रम के संयोजक और समन्वयक सह सचिव डॉक्टर रश्मि मिश्रा की ओर से एवं आयोजन मंडली के सदस्य डॉक्टर संजय के शर्मा एवं श्री रोशन अग्रवाल की ओर से। मैं साथ ही आप सभी का स्वागत करता हूं विज्ञान के उन उपासकों की ओर से जो भारतीय विज्ञान को आधुनिक विज्ञान के साथ इस प्रकार से जोड़ देना चाहते हैं कि हमारा विज्ञान मानवता के लिए, इस संपूर्ण सृष्टि के लिए सदैव एक वरदान के रूप में साबित हो, कभी भी अभिशाप ना बने। और इन्हीं कारणों से हम लगातार यह प्रयास कर रहे हैं कि इस प्रकार के व्याख्यान यहाँ पर प्रस्तुत किए जाएं जिसके माध्यम से विज्ञान और भारतीय संस्कृति को एक मंच पर ला करके चिंतन करने का एक अभ्यास इस प्रकार का बन जाए
कि हम अपनी संस्कृति और वैज्ञानिकता को एक साथ जोड़ करके देख सकें। आज का कार्यक्रम बहुत ही विशिष्ट होने जा रहा है और आज के कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे हैं विज्ञान भारती दिल्ली के प्रेसिडेंट डॉक्टर डीपी भट्ट सर। आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आज के कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में हमारे साथ होंगे श्री रविशंकर जी। आपके बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है, बहुत कुछ लिखा जा चुका है। आपके बारे में सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार से आप भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता केंद्र और इसी के साथ-साथ अनेक संस्थाओं से जुड़ कर के पत्रकारिता के क्षेत्र में, इसी के साथ भारतीय संस्कृति और भारत को आत्मनिर्भर दृष्टिकोण प्रदान करने के दृष्टिकोण से किस तरह से लगातार प्रयास करते चले जा रहे हैं। भवान् संस्कृतस्य अध्येता अपि अस्ति तथा भवान् संस्कृतम् अपि जानाति। अतः संस्कृतमाध्यमेन अपि अहं भवतां स्वागतं करोमि। आप संस्कृत के लगातार आपने अध्ययन किया है, संस्कृतस्य भवान् न केवलं अध्येता अस्ति, अपि तु भवान् संस्कृतस्य मर्मज्ञः अपि अस्ति। यतोहि यदपि अस्माकं भारतीयसंस्कृतेः मूल आधाराः सन्ति, तत्सर्वं संस्कृतभाषायाम् एव सन्ति, संस्कृतशास्त्रेषु एव सन्ति। यदि संस्कृत के शास्त्रों को और भारतीय संस्कृति को और संस्कृत भाषा को, इन सभी को एक साथ जोड़ करके ना देखा जाए, तो कहीं न कहीं हम उन शास्त्रों को समझने में भी और उस विज्ञान को समझने में भी कमी लेकर के आते हैं, भूल कर देते हैं। हमें उस भूल को सुधार करना चाहिए और आपका जीवन निश्चित रूप से इन सभी को एक साथ रखते हुए हमें इसी दृष्टि को और इसी मार्ग में प्रेरित करने वाला है। मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष और विज्ञान भारती के प्रेसिडेंट के रूप में सदैव से हमारा पथ प्रदर्शन करने वाले और साथ ही निरंतर रूप से हमारे एक ऐसे मार्ग को दिखाने वाले कि हम किस ओर चल सकते हैं, किस ओर आगे बढ़ सकते हैं, उसके अध्येता, उसके दर्शक, उसके मार्गदर्शक के रूप में विद्यमान डॉक्टर डीपी भट्ट सर से निवेदन करूंगा कि वे अपने अध्यक्षीय उद्बोधन के माध्यम से सर्वप्रथम इस कार्यक्रम की रूपरेखा और साथ ही स्वदेशी विज्ञान आंदोलन और विज्ञान भारती, इनके उद्देश्यों और इनके लक्ष्यों के बारे में हम सभी को परिचित कराएं। अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आमंत्रित हैं डॉक्टर डीपी भट्ट सर। धन्यवाद डॉक्टर आशुतोष जी। मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है कि मेरे को डिनाई कर रहा है ये, लेकिन मैं आप लोगों को देख पा रहा हूँ। खुशी की बात है कि मैं देख पा रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम है? आप बस सर आपके दर्शन नहीं हो पा रहे, लेकिन आपके शब्द बिल्कुल कोई स्पष्ट बात सुनाई नहीं, दे रहे हैं। आप कोई बात बताएं, नहीं, आप बताएं। जी कुछ सर। प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नमस्कार। स्वदेशी साइंस मूवमेंट ऑफ इंडिया, जिसको हम विज्ञान भारती दिल्ली के नाम से भी जानते हैं, संस्था की तरफ से सर्वप्रथम मैं परोक्ष रूप से जुड़े सभी प्रतिभागियों का इस ऑनलाइन व्याख्यान श्रृंखला द्वितीय में स्वागत करता हूं। हमारे लिए अत्यंत गौरव की बात है कि माननीय श्री रविशंकर जी, जिनके बारे में शायद मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आशुतोष जी ने तो संस्कृत को भी समावेश करके पता नहीं इतना सुंदर बोल दिया है, तो मैं तो उसमें बोलूंगा भी तो उसमें कुछ ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। तो एनीवे, माननीय श्री रविशंकर जी ने इस कार्यक्रम में आने का हमारा न्योता, हमारा अनुरोध स्वीकार कर कृतार्थ किया। श्रीमान, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जैसा मैं आज के कार्यक्रम की जो टाइटल है उससे मुझे लग रहा है, यह एक अच्छा संयोग है कि आप भारतीय ज्ञान विज्ञान शोध व लेखन कार्य वर्षों से कर रहे हैं, जिसमें आयुर्वेद, गो विज्ञान, कालगणना इत्यादि विषय प्रमुख हैं। और यही सब कुछ लेकर हम लोग भी 25 साल से अंशदान समाज के लिए करते आ रहे हैं। थोड़ा बहुत फोरम के बारे में। स्वदेशी साइंस मूवमेंट ऑफ इंडिया एक ऑल इंडिया मोस्ट पॉजिटिव साइंस मूवमेंट है, जो विभिन्न राज्यों में गत 35 वर्षों से कार्य कर रहा है। जहां तक आज के सब्जेक्ट की बात है, उसी को लेकर के, क्योंकि हमारे साइंटिस्ट वर्ग में कई बार क्या मोस्टली मतलब अभी तक भी अनभिज्ञता है।
आत्मनिर्भर भारत के संबंध में, जैसे एंशिएंट साइंस एंड नॉलेज के संबंध में आप चर्चा करने वाले हैं। तो इंडियन साइंटिस्ट की अगर हम बात करें तो वह नॉलेज को 3 भागों में ज्यादा ब्रॉड रूप से परिभाषित कर सकता है, करता नहीं है। और ये हमारे लोगों में पहले से सन्निहित भी है। अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या अमृतम अश्नुते। इसमें सब कुछ सन्निहित है, लेकिन लोगों के समझ से परे है अभी तक। तो ये नॉलेज को हम इंडियन साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से परिभाषित करें तो 3 तरह से हम उसको कर सकते हैं। नंबर 1 ज्ञान या सब्जेक्टिव नॉलेज, जिसको हम इंटरनल नॉलेज सिस्टम या पराविद्या या हायर नॉलेज सिस्टम के नाम से भी परिचित हैं, लेकिन समझ में नहीं आता लोगों के। जो आपके पास बिना किसी प्रायर रेफरेंस के उपलब्ध है। इसका मतलब ये है कि संस्कृत निष्ठ ज्ञान या ईश्वरीय ज्ञान जो हमारा वैदिक परंपरा में प्रज्वलित है, इसको हम ज्ञान कहते हैं। दूसरा है विज्ञान, जिसको हम साइंस कहते हैं, या ऑब्जेक्टिव नॉलेज, जो दूसरे शब्दों में एक्सटर्नल नॉलेज सिस्टम या अपरा विद्या, जहां पर जिसको प्राप्त करने के लिए आपको रेफरेंस की जरूरत पड़ती है। पहले वाले में कोई रेफरेंस की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले ही हमारे ईश्वरीय ज्ञान में संस्कृत ज्ञान के तहत मौजूद है। यदि उसको और एक्सप्लिसिटली हम कहें तो विद्या का मतलब है आध्यात्मिक ज्ञान और विद्या का मतलब है फिजिकल और मेटेरियल साइंसेस। और यजुर्वेद में पहले से उल्लेखित है कि इफ यू आर अ पर्सन टोटली डेडिकेटेड टू द वर्ल्ड इन नॉलेज, दैट इज फिजिकल और मेटेरियल साइंसेस, you are a blind person. On the other hand, if you ignore that and if you think that you are a person dedicated to the spiritual sciences alone, then you are still blinder. इसीलिए हमने इन दोनों, पहला वाला ज्ञान और दूसरा वाला विज्ञान, इन दोनों को समाहित करके हमने संज्ञान की रचना करी। और हम मोस्टली पिछले 25 वर्षों से संज्ञान पर, या कह सकते हैं प्रोजेक्टिव नॉलेज सिस्टम पर, चाहे ग्रामीण विकास का विषय हो, चाहे सतत विकास का विषय हो, चाहे इनोवेशन से हो, इवन सामुदायिक डेवलपमेंट के विषय पर भी हम लोगों ने जो है हिंदी अंग्रेजी मिश्रित और कई बार तो बहुभाषीय माध्यम से हमने जो है अनेकानेक कार्यक्रम भी करे और पब्लिकेशन भी हमने अर्जित करे। दूसरा जो विषय है आज का, आत्मनिर्भर भारत, उसके संबंध में भी एक दो बातें करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। आत्मनिर्भर भारत के बारे में यह एक सार्वभौमिक सत्य है मित्रों, कि जब जीवन में अति संकट सामने दिखता है, तभी अच्छी वस्तु, अच्छे संबंध, अच्छा पर्यावरण या अच्छी नीतियां हमें अच्छी लगने लगती हैं। इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने लॉकडाउन 4 संभाषण में लोकल अथवा स्वदेशी मंत्र पर बल दिया और देशीय या व्यक्तिगत हित में नया आत्मनिर्भर विकास मॉडल बनाने हेतु सभी को डिसिप्लिन से कार्यनिष्ठ होने का आह्वान किया, जो आज की परिस्थिति में विज्ञान भारती मोडस ऑपरेंडी को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तर से अधिक प्रासंगिक बनाती है। पहले कोई सोचता नहीं था, कम से कम लोग सोचने लगे हैं इस बारे में। अभी मैं बिल गेट्स का ब्लॉग पढ़ रहा था, जो उन्होंने मेलिंडा के साथ लिखा है, उसमें भी लगभग उन्होंने इसी तरह की बात करी है, दूसरे तरह की, इसी तरह से जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने करी है। जिस प्रकार वर्ल्ड वार 2 में हमारे पेरेंट्स जनरेशन के लिए डिफाइनिंग इवेंट था, यानी उससे हमने ये सीख ली कि टू डू ग्रेटर कोऑपरेशन बिटवीन द कंट्रीज टू सेफगार्ड द पीस। उसी प्रकार बिल गेट कहते हैं कि कोविड महामारी काल से भी हमें स्वास्थ्य को लेकर जो हार्ड वन लेसन हैं, जो इसने हमें सिखाए हैं, दैट शुड बी द प्रायोरिटी, और प्रायोरिटी शुड बी ऑन द इक्वलिटी, as artificial borders between rich and poor countries have now completely collapsed in the face of the virus that had no regards at all for borders or geography, rich or poor. ये भी मोर और लेस वो लोकल स्थानीय, मतलब जो पहले हमारे नारे वर्षों से चलते हैं ना, थिंक ग्लोबली एंड वर्क लोकली, वो केवल स्लोगन ही था, लेकिन अब धरातल में आ चुके हैं। इवन बिल गेट्स का हो, चाहे आप हम सभी हो, प्रधानमंत्री जी भी जो कह रहे हैं, करना तो हमें है, प्रधानमंत्री जी के कहने से कुछ नहीं होने वाला है।
तो एनीवे जो हमारी अपनी बात कर रहे हैं कि क्या हम भी नारों से चल रहे हैं कि हम कर रहे हैं कुछ? लेकिन हमने वर्तमान परिस्थितियों में भी अपने को नहीं रोका है। हमने कोरोना और पर्यावरण को लेकर हमने अभी डिजिटल पब्लिकेशन स्वदेशी विज्ञान पत्रिका का अभी-अभी जुलाई 2020 में हमने संपादित किया, जो एक अपने आप में एक नया प्रयास है, डॉक्टर रश्मि शर्मा जी के नेतृत्व में। इसमें हमने राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे मौलिक शोध कार्यों को भारतीय भाषाओं के माध्यम से आम जन तक पहुँचाने का कार्य किया है, जो फिर हमारे मूल उद्देश्य से ही प्रेरित है। और हमने कभी अंग्रेजी का विरोध नहीं किया, इसलिए हमारा अंग्रेजी सन्निहित पब्लिकेशन रहे हैं और उसके विचार डिटेल में अभी नहीं जाते हैं। इसी दिशा में हमने कोरोना काल में ही डॉक्टर पीके मिश्रा साहब के नेतृत्व में धनबाद से इम्यूनिटी संवर्धन के लिए डाइटरी अवेयरनेस में विशेष कार्यक्रम विनोबा भावे विश्वविद्यालय के साथ मिलकर सितंबर 2020 उसको हम पोषण मास भी कहते हैं अपनी भारतीय परिप्रेक्ष्य में, कोडरमा और झुमरी तलैया में आम जन के बेनिफिट के लिए लघु आहार पुस्तिका के विवरण का पूरे 1 महीने का कार्यक्रम भी किया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी हम नए-नए स्लोगन्स आते हैं, चाहे वो बिल गेट्स कहें, चाहे कोई भी बड़े प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, उन्होंने जो भी कहा, रिलेवेंट कहा, हमारी क्रियाशीलता उसके बिना भी और उसके साथ भी आज भी जारी है। इन कुछ शब्दों के साथ मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि इसी को लेकर आज के जो हमारे मुख्य वक्ता हैं रविशंकर जी, वो शायद हमको और प्रकाशित करेंगे अपने शब्दों से। ओवर टू डॉक्टर आशुतोष आशुतोष। जी सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका जो ध्येय है, आपका उद्देश्य है, वह निश्चित रूप से हमें एक पंक्ति के माध्यम से हम इस बारे में बात कर सकते हैं और वह है कि जो आज तुम्हारे बाधक हैं, वो देख तेज तुम्हारा साधक भी होंगे। तुम अपने पथ पर चलना सीखो, पथ स्वयं तुम्हारे आराधक होंगे। हमें अपनी बाधाओं के बारे में चिंता नहीं करनी है, अपितु हमारे उद्देश्य बहुत पवित्र हैं, हमारे उद्देश्य बहुत सार्थक हैं और वर्तमान मानवता और भविष्य की मानवता के लिए अत्यावश्यक हैं। अतः हमें अपने पथ पर लगातार चलना होगा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है और आपके सामने जो ये टीम बैठी है, ये निश्चित रूप से इन दृढ़ संकल्पों को अपने हृदय में बाँध करके ही आगे बढ़ रही है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं कार्यक्रम को अब अगले चरण की ओर लेकर के जाने वाला हूँ और यह चरण इस कार्यक्रम का वह हृदय है, जिसके लिए हम सबके हृदय धड़क रहे हैं और हम सब ये मानते हैं कि हमें आज आवश्यकता है एक ऐसे वचन की, एक ऐसे व्याख्यान की, एक ऐसे उपदेश की जिसके माध्यम से हम नीतियों को समझ सकें। और इसी उद्देश्य से आज का यह व्याख्यान रखा गया है। आज के व्याख्यान के मुख्य वक्ता के रूप में हमारे सम्मुख हैं आदरणीय श्री रविशंकर जी। आप सभ्यता अध्ययन केंद्र दिल्ली के निदेशक हैं, भारतीय धरोहर पत्रिका के कार्यकारी संपादक हैं, मूलतः झारखंड के धनबाद शहर के निवासी हैं, रसायन शास्त्र से आपने बीएससी ऑनर्स किया, भारतीय विद्या भवन से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया, गांधीयन थॉट में स्नातकोत्तर किया है, स्वामी जगदीश्वरानंद सरस्वती के मार्गदर्शन में उनके शिष्य आचार्य परमदेव मीमांसक के सानिध्य में सांगोपांग वेद विद्यापीठ गुरुकुल में संस्कृत का अध्ययन किया है। मैं स्वयं संस्कृत का आचार्य हूँ, संस्कृत शिक्षक हूँ और विद्यार्थी भी हूँ, तो निश्चित रूप से ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि मुझे पिछले 18 वर्षों से आप पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। भारतीय ज्ञान विज्ञान, जिसमें आयुर्वेद, कृषि, ज्योतिष आदि शामिल हैं, पर पिछले 15 वर्षों से अध्ययन, शोध और लेखन आप कर रहे हैं। आपके द्वारा अनेक पुस्तकें लिखी हैं और संपादित की गई हैं। आपकी प्रथम पुस्तक राष्ट्रवादी पत्रकारिता, जो कि माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल द्वारा प्रकाशित की गई थी। आपकी दूसरी पुस्तक भारत में यूरोपीय यात्री, उसका उद्देश्य, वर्णन और यथार्थ, जिसे प्रभात प्रकाशन नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित किया गया था। गाय के आर्थिक, वैज्ञानिक
पर्यावरणीय आदि विभिन्न आयामों पर 5 खंडों की शोध ग्रंथ का संकलन व संपादन आपने किया है। चाणक्य पथ इस पुस्तक का भी आपने संपादन किया है और उसमें एक अध्याय का लेखन भी किया है। आयुर्वेद पर भी आपने अनेक पुस्तकों का संपादन किया है और ऐतिहासिक कालगणना इस पर आपकी एक पुस्तक शीघ्र उसका विमोचन किया जाने वाला है। मेरे हिसाब से आगामी 21 फरवरी को, यदि मैं सही हूँ, तो आपको इस आगामी पुस्तक के लिए, क्योंकि ऐतिहासिक कालगणना और कालगणना के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है और जो वर्तमान भारतीय इतिहास है, उस भारतीय इतिहास का पुनर्लेखन की बात भी की जाती है, उसे फिर से समझने की बात भी की जाती है और उसमें निश्चित रूप से आपकी जो ये पुस्तक आने वाली है, यह हम सभी के लिए बहुत ही एक बड़े मार्ग को दिखाने वाली होगी कि हमें अपनी कालगणना के बारे में किस प्रकार का चिंतन करना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि आज महर्षि मनु ने कहा है, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवः। इस आर्यावर्त में रहने वाले आशुतोष जी, आवाज बंद हो गई आपकी। गुरु इसी कि हम ज्ञान की पराकाष्ठा, ज्ञान के उस वैभव को संपूर्ण विश्व तक पहुंचाने के लिए अनवरत प्रयत्नशील थे और इसीलिए इसका नाम भारत भी है। भा अर्थात ज्ञान और रथ अर्थात उसमें लगा हुआ, अर्थात सर्वदा ज्ञान में लगा हुआ, जो ज्ञान में रत रहे और सर्वदा भारत के सेवा में निश्चित जीवन को समर्पित करने वाले और आज व्याख्यान में आत्मनिर्भर भारत में सनातन भारतीय विज्ञान की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ एंशिएंट इंडियन विजडम इन सेल्फ रेलिएंट भारत, इस विषय पर आपके व्याख्यान के लिए मैं हमारे आज के मुख्य वक्ता आदरणीय श्री रविशंकर को आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी। मेरी आवाज आ रही है ठीक से? जी सर, आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है जी। आदेश। आदरणीय डॉक्टर डीपी भट्ट जी, आदरणीय आशुतोष पारिक जी और आदरणीय डॉक्टर रश्मि मिश्रा जी, मैं आप सभी का आभारी हूं। आपने मुझे मौका दिया इस मंच पर विज्ञान और सनातन भारतीय विज्ञान की उपयोगिता और प्रासंगिकता को लेकर कुछ चर्चा करने के लिए। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं एक प्रेजेंटेशन करते हुए साथ में बात को आगे बढ़ाऊंगा। मैं रखूं प्रेजेंटेशन? सचिन जी। हाँ जी। हाँ, आप एक बार देखिए क्या प्रेजेंटेशन को सर प्रेजेंट करना चाहेंगे, उनको अनुमति दीजिए। जी सर, आपकी प्रेजेंटेशन हमारे सामने है। हाँ। तो सनातन भारतीय विज्ञान की प्रासंगिकता पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे विचारणीय बिंदु यह है कि हम क्यों आधुनिक विज्ञान का विकल्प सोचें, क्योंकि जब सनातन भारतीय विज्ञान की बात करते हैं तो स्वतः एक प्रश्न सामने में आता है कि विज्ञान तो एक हमारे पास ऑलरेडी है और वह चाहे यह हो, एक सेकंड ये, हाँ, तो विज्ञान हम पढ़ रहे हैं, फिर एक सनातन भारतीय विज्ञान की बात क्यों करें? क्योंकि जो आधुनिक विज्ञान है हम उसमें देखेंगे कि उसमें एक क्रम है। वह क्रम ऐसा है कि पहले हम कुछ नहीं जानते थे, फिर हमने कुछ जाना, फिर हमने उसको विकसित किया और निरंतर हम सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो जो पुराना है वह एक तरीके से पिछड़ा हुआ है इस विज्ञान में और उसको छोड़कर हम आगे बढ़ गए हैं। हमने कुछ नया, कुछ विकसित, कुछ बढ़िया पाया है। तो फिर जब बढ़िया और विकसित हमारे पास है तो फिर से वह चीज जो पहले छोड़ी हमने, जो पिछड़ी हुई थी, उसको फिर से सोचने की, उस पर चिंतन करने की आवश्यकता क्यों है? पहला प्रश्न यह है। दूसरा यह है कि यदि हम बात करते हैं प्राचीन भारतीय विज्ञान की, हालांकि मैं उसको प्राचीन कहना सही नहीं मानता हूँ, वो सनातन भारतीय विज्ञान है, मैं इस पर आगे थोड़ी सी चर्चा करूंगा। तो लेकिन उसको वो प्राचीन आज कहा जाता है क्योंकि आज से वो पहले था, 400 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 वर्ष पहले, 2000 साल पहले। तो इतना जो पहले था
क्या वो आज जो हम विज्ञान प्रयोग कर रहे हैं उससे कुछ भिन्न है? ये एक दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है कि यदि भिन्न है तो भिन्नता क्या है? और चौथा प्रश्न है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे ही हम भारतीय विज्ञान की बात करते हैं या फिर हम उसमें एक विशेषण जोड़ देते हैं प्राचीन, यदि हम सनातन कहें तो वो अभी बहुत लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा है। तो उस भारतीय विज्ञान की चर्चा होते ही हमें ऐसा कहा जाता है कि हम विमानों के युग में हैं, रॉकेट के युग में हैं। क्या हम फिर से बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी इसके युग में चले आए हैं? तो क्या हम तकनीकी रूप से पिछड़ जाएँ? यह एक चौथा प्रश्न हमारे सामने में आता है। इन प्रश्नों पर विचार करना प्रारंभ करते हैं एक के बाद एक। तो आधुनिक और सनातन विज्ञान जो हमारा है भारत का, उसमें अंतर क्या है? हम विकल्प क्यों ढूंढ रहे हैं? विकल्प इसलिए ढूंढ रहे हैं, इस अंतर से ये पता चलेगा विकल्प हम क्यों ढूंढ रहे हैं। हमारा जो सनातन विज्ञान है वो अधिक व्यावहारिक है और अधिक प्रायोगिक है। यह सोचना बड़ा कई बार लगता है कि अरे, आज का जो विज्ञान है इससे अधिक प्रायोगिक कोई चीज हो सकती है क्या? हमने क्या-क्या नहीं बनाया। तकनीक की जो है चरम पे, हम तकनीक के चरम पर बैठे हैं। हर वह चीज बनाकर हमने दिखा दी जो हम सोचते थे, जिसकी कल्पना करते थे, लेकिन वो हमारे सामने में प्रत्यक्ष है। आज से 100 साल पहले कोई सोच नहीं सकता था कि हमारे सामने में कोई डब्बा होगा और हम उसमें प्रत्यक्ष कोई नाच-गाना देख पाएँगे, जो आज हम देख रहे हैं टेलीविज़न के संदर्भ में। कोई ये सोच नहीं सकता था बिना किसी तार का हमारे हाथ में एक सेट होगा और हम उससे बात कर रहे होंगे दूर देश दुनिया में कहीं भी बैठे हुए किसी व्यक्ति से, मोबाइल के रूप में वो हमारे सामने में है। इतना व्यावहारिक, इतना प्रायोगिक हमारा विज्ञान है, लेकिन हम आगे देखेंगे कि इससे भी अधिक व्यावहारिक, अधिक प्रायोगिक हमारा सनातन विज्ञान है। वो कैसे, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन केवल व्यावहारिक और प्रायोगिक नहीं है हमारा विज्ञान, वह प्रकृति संरक्षक है और इसलिए पर्यावरण के अनुकूल विज्ञान है हमारा। यह देखना बहुत ही आश्चर्यजनक होगा कि आज विज्ञान ने तकनीकी के चरम पर तो हमें बैठाया, लेकिन उसकी कीमत हमने क्या चुकाई? बहुत पहले एक कहानी मैंने पढ़ी थी, हो सकता है आप लोगों ने भी सुनी हो। एक व्यक्ति के घर में एक अतिथि आया और उस अतिथि जब वो भोजन करने बैठा था और भोजन कर रहा था, उसके थैले से एक सामान गिरा। तो उसने उसको उठा के चुपचाप रख लिया। तो एक बच्चा बैठा था, उसने पूछा ये क्या है? तो उसने कहा यह एक हाथ है और इसे कुछ भी मांगो आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। तो वहाँ एक जो बुजुर्ग बैठा था घर का, उसको लगा, जो भी घर का मुखिया था उसको लगा, यदि यह सामान मुझे मिल जाए तो मेरे घर की दरिद्रता दूर हो जाए। इस बात को उस अतिथि ने अनुभव कर लिया। उसने उसको वह सामान दे दिया, कहा इसको आप रख लीजिए। उसके बेटे ने मना किया, इसको मत रखिए पिताजी, लेकिन उसको लगा कि नहीं, घर की यदि दरिद्रता दूर होती है, रखने में क्या बुरा, उसने रखा। और अगले दिन उसके मन में इच्छा थी कि हमारे इतने पैसे मिल जाए। उतने पैसे का अगले दिन एक व्यक्ति आया, वो पैसे दे गया। उनको बड़ी हैरानी हुई, पैसा कैसे मिल गया? उसने कहा पैसा ये किस चीज का है? तो बेटा अभी आया नहीं था, काम करने गया हुआ था। कहा ऐसा है, आपके बेटे का एक्सीडेंट हुआ है वो काम करते समय और उसकी मृत्यु हो गई है और उसके बदले में ये पैसा आपको दिया गया है। तो धन आ रहा है, समृद्धि आ रही है, विकास आ रहा है, तकनीकी आ रही है, उसका सबका चरम आ रहा है, लेकिन इसका कीमत हम क्या चुका रहे हैं? तो वह कीमत हमारी माँ जो थी, जो जिसको हम माँ कहते थे प्रकृति को, और जो पर्यावरण हमारा था, वह सब नष्ट हो रहा है। ये बड़ी कीमत है और इस कीमत के आधार ये में एवज में हमको ये चीजें मिल रही है। हमारा विज्ञान जो है वो इस कीमत को वसूलता नहीं है, वो प्रकृति का संरक्षण करता है और उसके बाद भी हमें चरम तकनीकी देता है। ऐसा नहीं है कि वो हमें लगे कि नहीं, हमें बढ़िया तकनीकी नहीं मिलती होगी, हमें सुख सुविधाएं नहीं मिलती होंगी जो आज हमें मिल रही है, उससे हम वंचित हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, वो सब कुछ मिलेगा, लेकिन पर्यावरण के साथ रहते हुए मिलेगा, प्रकृति का संरक्षण करते हुए मिलेगा। ये हमारे सनातन विज्ञान की विशेषता है। और सबसे बड़ी बात है, इसके लिए हमारा जो विज्ञान है वो न्यूनतम संसाधनों से अधिकतम कार्य होते हैं। वहां पे बहुत कम संसाधन हम प्रयोग करते हैं, लेकिन उससे काम पूरे होते हैं। और अंतिम बात है, जो अक्षय विकास होता है, ये नष्ट होने वाला विकास नहीं होता। यह जो विकास आज हम कर रहे हैं, यह अक्षय नहीं है। और इसीलिए पूरी दुनिया में ये चिंता है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे करें। और इसका उदाहरण देखना हो तो हम पंजाब का देख सकते हैं। पूरे देश में भी एक इसकी चर्चा चल रही है, जो दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है, वो पंजाब के किसान उसमें ज्यादातर हैं और वो परेशान है कि उनकी उपज यदि भारत सरकार नहीं खरीदेगी तो उनकी उपज का होगा क्या, क्योंकि बाजार में उनकी उपज का महत्व नहीं है, उसका बहुत ही न्यूनतम उसका दाम है। क्यों दाम है उस पर भी आगे मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि जब विज्ञान वहीं से प्रारंभ होता है तो हमारा जो विकास है वो अक्षय है, उनका विकास अक्षय नहीं है। मात्र 60 के दशक में ये शुरू किया उन्होंने हरित क्रांति, और आज ये 2020 आते आते आप देखिए उनकी हालत क्या हुई। केवल 60 साल में उनका विकास नष्ट की ओर है, खत्म की ओर है, डिक्लाइन की ओर है। लेकिन हमारा विकास अक्षय विकास है।
वह कैसे है, तो वो हमको समझ में आएगा 5000 साल से इनके आधुनिक इतिहास के अनुसार। हम अपने भारतीय इतिहास को हम बाद में देखेंगे, जो काल गणना की बात अभी कर रहे थे आशुतोष जी। हम तो स्वयंभू मनवंतर से, यानी 1 अरब 96 करोड़ 8,53,122 वर्ष से हम इस चीजों को करते आ रहे हैं, और हमने कभी चीजों को नष्ट नहीं होने दिया, उनको संरक्षित करके रखा। लेकिन यदि हम आधुनिक इतिहास की बात करें, यह भी कहता है कि हम 5000 साल से कृषि करते आ रहे हैं, जमीन नहीं बर्बाद हुई, ना वो कोई भूखा मरा, सब बहुत अच्छे से रह रहे थे। लेकिन 60 साल में आज ये विकास की हालत है। हमारा विकास अच्छा है, ये विज्ञान के अंतर की बात है। हम देखेंगे एक चीज और मैं इसमें स्पष्ट करना चाहता हूँ, विज्ञान और तकनीक में अंतर क्या होता है। क्योंकि अक्सर जब हम विज्ञान की बात करते हैं, तो विज्ञान की बात करते ही तुरंत एसी की चर्चा होती है, एरोप्लेन की चर्चा होती है, रॉकेट की चर्चा होती है। लेकिन ये हम भूल जाते हैं, ये तो तकनीकियां हैं, ये विज्ञान नहीं है। तो जब हम वैज्ञानिक अनुसंधान की बात करते हैं, तो हम बड़े हैरान होंगे, कोई भी वैज्ञानिक अनुसंधान पश्चिम में नहीं हुआ, यूरोप में नहीं हुआ। लगभग सारे वैज्ञानिक अनुसंधान भारत में ही हुए। यहीं से वो जानकारियां यूरोप पहुंची, और उन्होंने उसके आधार पर तकनीकियां विकसित की। मैं आगे ये बताऊंगा कि किस प्रकार यहाँ से जो जानकारी विज्ञान यहाँ से पहुंचा, वहां पे जो विज्ञान जो है वो प्रकृति के नियम को जानना है। तो उनको प्रकृति के नियम पता नहीं थे, वो नियम उनको भारतीयों से प्राप्त हुए, उनको मालूम हुआ ये चीज ऐसी है, और उसके आधार पे उन्होंने फार्मूले बनाए, और उसके आधार पे उन्होंने तकनीकी विकसित की। यह है तकनीकी और विज्ञान का अंतर। हमने नहीं की, तो चूंकि हमने नहीं किया, तो हमें कहा गया कि आप पिछड़े हैं। लेकिन हम ये दिखाएंगे आगे, हम लोग देखेंगे कि हम पिछड़े नहीं थे, हम जो चीजें नहीं कर रहे थे उसका कारण था। तो प्राकृतिक नियमों के उपयोग से यंत्रों का निर्माण करना, यह तकनीकी कहलाती है। कई बार ऐसा होता है कि आप विज्ञान नहीं जानते हैं, लेकिन आप तकनीकी के एक्सपर्ट हो सकते हैं। आपको नहीं पता ये कैसे काम करती है, लेकिन आप उसको बनाने और बिगाड़ने में सक्षम हो सकते हैं। और कई बार ऐसा साइंस भी का नॉलेज आपको हो सकता है, विज्ञान की जानकारी हो सकती है, लेकिन आप तकनीक में बिल्कुल थोड़ा उसके पीछे हो सकते हैं। आप जानते हैं कि ये कैसे काम करता है, लेकिन आपने उसकी तकनीक डेवलप नहीं की, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये दोनों आज पर्यायवाची माने जाने के कारण ऐसा सोचना कठिन होता है। इसलिए मैं इस बात को स्पष्ट कर रहा हूँ कि यह दोनों एक दूसरे के बिना भी हो सकते हैं। हम बात करेंगे कि भारत सनातन भारतीय विज्ञान जो है, इसकी क्या भूमिका है भारत के आत्मनिर्भर बनने में। मैं सबसे अंत में बताऊंगा, जो वो प्रेजेंट ये दिखाऊंगा, आंकड़े दिखाऊंगा कि भारत आत्मनिर्भर था, और केवल 18वीं शताब्दी तक, मतलब आज से 300 साल पहले तक, केवल 300 साल पहले तक हम कैसे आत्मनिर्भर थे, हमारी क्या स्थिति थी अर्थव्यवस्था में। क्योंकि अर्थव्यवस्था एक ऐसी चीज है जो परिणाम है विज्ञान का। क्योंकि विज्ञान जो है, यदि हम विज्ञान जानते हैं और तकनीकी हमने विकसित की है, तो उसके आधार पे हमारे पास समृद्धि आती है। समृद्धि का यही आधार है। तो यदि हम समृद्ध हैं, यह कहना महामूर्खता होगी कि हम विज्ञान और तकनीकी में पिछड़े थे फिर भी हम समृद्ध थे, ये असंभव है। हम विज्ञान और तकनीकी में चूंकि अग्रगण्य थे, इसलिए हम विश्व में अर्थव्यवस्था में सबसे चरम पर बैठे थे। ये आंकड़े मैं सबसे अंत में दूंगा। विज्ञान की शाखाएं क्या है, जिन पर हम चर्चा करेंगे, सभी पे मैं चर्चा यहाँ नहीं कर पाऊंगा। मैं केवल हिंट दे रहा हूँ एक एक चीज का, क्योंकि यह विषय इतना बड़ा है कि यदि इस पर दिन भर भी व्याख्यान चले तो वह पूरा नहीं होगा। मैं केवल बिंदुवार बताता चलूंगा, और कुछ एक बिंदुओं के कुछ एक उदाहरण देकर मैं छोड़ दूंगा। बाकी आगे कभी इस पर एक एक विषय पर एक एक व्याख्यान हो सकता है। तो ये जो मैंने शाखाएं गिनाई है, भोजन तथा कृषि विज्ञान, भौतिकी है, रसायन शास्त्र है, गणित है, पादप विज्ञान है, जंतु विज्ञान है, चिकित्सा विज्ञान है, मनोविज्ञान है, और आत्मा का विज्ञान है। मैं यहाँ एक चीज स्पष्ट कर दूं कि विज्ञान शब्द जो भारत में है, संस्कृत में है, वह साइंस नहीं है। साइंस का अर्थ विज्ञान करना बहुत बड़ा भ्रम है, बहुत बड़ी गलती है, हमने की है, लेकिन इसीलिए हम इसमें यहाँ पर विज्ञान शब्द प्रयोग कर रहा हूँ। लेकिन यदि आप भारतीय परिभाषा में देखें, तो आत्मा के ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं, और उसके इतर जो भी है वह केवल ज्ञान है, वह विज्ञान नहीं है। तो जो मॉडर्न साइंस है, जो आज का साइंस है, वह केवल ज्ञान है। आज इसके बारे में अपने कार्यक्रम के अध्यक्ष जो है डीपी भट्ट साहब ने बहुत अच्छा कहा। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का मंत्र है वो, विज्ञान च यस्तद् वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया मृत्युमश्नुते। बहुत अच्छा कहा है। विद्या और अविद्या, ये दो बात कही उन्होंने। तो विद्या जो है वो आत्मा का जो ज्ञान है वही विद्या है, उसको विज्ञान कहते हैं। और अविद्या, अविद्या का अर्थ उसका उल्टा नहीं है।
अविद्या का अर्थ है जो असत पदार्थ हैं, जो नष्ट हो जाते हैं, जो शाश्वत नहीं है, उनके नियमों को जानना और उसका उपयोग करना, ये असत का ज्ञान, इसको अविद्या कहा गया। अविद्या और विद्या ये इसको हम ये विलोमार्थक शब्द ना समझें, एक दूसरे का विरोधी नहीं समझें। ये अलग अलग चीज बता रही है, यह है या क्या है, बस इतना ही वर्ग का अंतर है। सत चीजों का ज्ञान, शाश्वत चीजों का ज्ञान, ये विद्या है, यह विज्ञान है। जो असत है, जो नष्ट हो जाती है, नश्वर है, उनका ज्ञान, ये ज्ञान है, ये अविद्या है। इतनी सारी शाखाएं हैं जिस पर भारत में चर्चा होती रही है और इसी के आधार पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो पहली चीज है भोजन का विज्ञान। अक्सर जब भी हम साइंस की बात करते हैं तो हम इसको छोड़कर बात करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये तो क्या है, हम भोजन तो कोई भी करता है, जिसे भी भूख लगती है वो कुछ न कुछ खाता है। लेकिन वास्तव में भोजन एक विज्ञान है, यह भारत ने ही स्थापित किया है। ये दुनिया में आप कहीं देखेंगे तो विश्व में कहीं भी भोजन का विज्ञान लोगों को पता नहीं है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि केवल भारत में और संस्कृत साहित्य में 6 रसों का वर्णन है। और वह 6 रस कौन से हैं? तो मधुर, लवण और क्षार, कटु, तिक्त, कषाय। अब आप देखिए, हमारे आज के बच्चों को पता नहीं होगा। आप जो स्कूल कॉलेज में जाने वाले बच्चों से पूछिए 6 रसों का नाम बताओ, वो नहीं बता पाएंगे। लेकिन भोजन में ये 6 रस होते हैं। आधुनिक विज्ञान को केवल 4 रसों की जानकारी है, उनको 6 रस नहीं पता है। तो आप सोचिए, भोजन का विज्ञान आज तक मॉडर्न साइंस को ठीक से नहीं मालूम है। इसीलिए उनको ये नहीं पता होता कि कौन सा खाना भोजन करने से शरीर में क्या परिणाम होगा, क्या केवल भोजन से ठीक कर लेने से कोई स्वस्थ हो सकता है। उनको ये नहीं पता मसालों का प्रयोग कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। वह अभी जो मसालों का प्रयोग करते हैं, पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका, बाकी पूरी दुनिया जो करती है, वह केवल स्वाद के लिए करती है। जैसे मान लीजिए वो मांस खा रहे हैं, अब वह मांस उन्होंने आग में पका लिया, लेकिन उसमें स्वाद नहीं है, केवल नमक से भी वह स्वाद नहीं है, तो उसमें कुछ मसाले डाले जाएंगे। काली मिर्च सबसे ज्यादा चलती है वहां पे। अब यह जो प्रयोग है, ये स्वाद के लिए है। अभी उनको ये नहीं पता कि इससे लाभ क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा। और हम आगे देखेंगे, मैं इस पर चर्चा करूंगा, क्योंकि अभी जो बात आई है कोरोना वायरस की, इसका भी एक कारण है कि क्यों कोरोना वायरस अमेरिका में इतना फैलता है, इटली में इतना फैलता है, पूरी दुनिया में इतना फैलता है, भारत में उसका असर नहीं दिखता है। उसका कारण है, उस कारण पर भी हम आएंगे। तो मसालों का जो प्रयोग है, ये विज्ञान का विषय है। ये केवल इसलिए नहीं है कि हमें खाना स्वाद लगना चाहिए, इसलिए हमने कोई भी मसाला डाल दिया। और यह जुड़ा है हमारी प्रकृति से। आप आयुर्वेद में देखेंगे, वहां ये बताया जाता है कि हर मनुष्य जब गर्भ से निकलता है, यानी जन्म होता है उसका, तो गर्भ में उसकी प्रकृति बन रही होती है। और वह प्रकृति निर्धारित होती है माता और पिता के संयोग के समय। और उसके बाद माता की जो 9 मास की चर्या है, गर्भचर्या, उन इन 2 चीजों पर निर्भर करती है कि उस गर्भस्थ शिशु का कैसी प्रकृति बनेगी। और जब वो जन्म लेगा, उस प्रकृति के साथ उसका जन्म होगा। अब यह प्रकृति जो उसकी होगी, इसी के अनुसार उसका शरीर और मन, ये दोनों बनेंगे। हम अक्सर देखते होंगे, कोई व्यक्ति है बड़ा शॉर्ट टेम्परामेंट का होता है, जल्दी गुस्सा हो जाता है, क्षणय रुष्टा वो होता है। कुछ लोग होते हैं बहुत इत्मीनान से रहते हैं, उनको कोई हड़बड़ी नहीं होती, कुछ भी कह दीजिए वो क्रोधित नहीं होते हैं। यह उसकी प्रकृति पर निर्भर है, दोनों। तो मनुष्य का हर कुछ उसकी प्रकृति पर निर्भर है। हम भोजन को, आयुर्वेद कहता है कि हम जो भोजन ग्रहण करेंगे, इस प्रकृति के अनुसार करना चाहिए। और मैं इसमें बताऊं, ये कितना बड़ा साइंस है कि मैं स्वयं अपना एक उदाहरण देता हूं कि मैं बहुत एसिडिटी से कभी पीड़ित हुआ करता था। फिर मैंने अपनी प्रकृति की जानकारी की, एक आयुर्वेदाचार्य से मिला, उन्होंने बताया, सब उन्होंने पूरी परीक्षण करने के बाद कहा कि कटु रस का एक पित्त कट होता है, पित्त का एक अंग आपको परेशान कर रहा है, आप उससे बचिए। और क्योंकि मैं बिहार का हूं, तो हमारे यहाँ सरसों का तेल बहुत प्रयोग में आता है। उन्होंने कहा आप इसका प्रयोग कम कर दीजिए, पहले तो बंद कीजिए, बाद में लीजिए भी तो कम कीजिए। और केवल एक प्रयोग से मेरी एसिडिटी की पूरी समस्या समाप्त हो गई, दवा नहीं खानी पड़ी। इसको साइंस कहते हैं, इसको विज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान जो है, यही असल में विज्ञान है, भोजन का विज्ञान है। और आहार और स्वास्थ्य का इतना घनिष्ठ संबंध है कि ऋतुचर्या और रोगचर्या दोनों इससे जुड़ी है। जैसे गर्मी आ गई तो हमें क्या खाना चाहिए, जाड़ा आ गया तो क्या खाना चाहिए, बरसात आई है तो क्या खाना चाहिए, अब कोई रोग हुआ है तो मुझे कैसा भोजन करना चाहिए, इन सबका बहुत विस्तार से एक वर्णन हमारे यहाँ मिलता है। और वो बहुत साइंटिफिक है, बहुत वैज्ञानिक वर्णन है। यह वर्णन कहीं भी नहीं है।
और इसीलिए मैं देखता हूँ कि मुझे लगभग आज से 10 वर्ष पहले मुझे पथरी की शिकायत हुई। मैं एकदम से उसका भीषण दर्द उठा मैं बिस्तर पे गिर गया, ज़मीन पे गिर गया। मुझे उठा के हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया। वहाँ पर अल्ट्रासाउंड हुआ, उन्होंने कहा आपको पथरी है। फिर उन्होंने कहा कि आप ये दवा लें और ठीक हो जाएँगे। मैंने कहा कि इसमें भोजन का क्या ये होगा, परहेज़ होगा? उन्होंने कहा कोई परहेज़ नहीं, सब कुछ खाएँ और पिएँ। ये हैरानी की बात है हमारे आज ये जो एलोपैथिक चिकित्सक हैं, इनको पता ही नहीं कि किस बीमारी में क्या खाना बंद करना है या क्या खाना चालू करना है, उनको नहीं मालूम है, उनकी पढ़ाई ही नहीं है। इस मामले में आप उनको कह सकते हैं कि आप अनपढ़ हैं, बिल्कुल आप कह सकते हैं। जैसे आज हम भारत के जो ग्रामीण लोग हैं, उनको हम कहते हैं कि अनपढ़ हैं, क्योंकि वो स्कूल नहीं गए, वो कॉलेज नहीं गए, उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, उनको हम सरलता से अनपढ़ कहते हैं। लेकिन वो बहुत विद्वान लोग हैं, वो अनपढ़ नहीं है। अनपढ़ ये क्यों है? क्योंकि इनको पता नहीं पथरी में क्या-क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए, उनको नहीं मालूम है। तो वो एक दवा देंगे जिससे हमारा दर्द कम रहेगा और उससे धीरे-धीरे पथरी बढ़ती जाएगी। अंत में फिर वो कहेंगे कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसके सिवा कोई इलाज नहीं है। वो अंत में ऑपरेट करेंगे। लेकिन वही पथरी केवल एक मैं आपको नाम बताता हूँ, पत्थरचूर एक ये होता है, पौधा होता है और उसको पत्ते को आप खाइए, उसका काढ़ा बनाकर पीजिए, आपकी पथरी गलकर निकल जाएगी। कुल्थी की दाल होती है, उसका क्वाथ बनाकर आप पिएँ, आपकी पथरी गलकर निकल जाएगी। अन्यथा आप कुछ दूसरी चीज़ें खाएँगे, आपकी पथरी बढ़ेगी। यह जो ज्ञान है कि किस चीज़ से रोग बढ़ेगा और क्या खाने से रोग घटेगा, यह विज्ञान केवल और केवल भारत के सनातन विज्ञान में है। ये दुनिया में और कहीं नहीं है, उनके पास है ही नहीं। मैंने कई डायटीशियनों से मेरी बात हुई है, कई बार जब मेरी पत्नी बीमार थी, हॉस्पिटलाइज़ थी, डायटीशियन ने डाइट चार्ट बना कर के दिया और उनका डाइट चार्ट बिल्कुल गलत था। सिरे से गलत था, खारिज कर देने योग्य। मुझे खुद मैंने ऐसे कई सारे प्रयोग देख लिए डायटीशियंस के साथ। तो ये विज्ञान क्यों गलत है? उनकी गलती नहीं है, वो जानते ही नहीं, उनको पढ़ाया ही नहीं गया है। तो भोजन का विज्ञान केवल और केवल हमारे सनातन भारतीय विज्ञान में है और यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि सीधा इसका व्यवहार है, इसका प्रयोग है दैनंदिन जीवन में। आज बच्चों को हम क्यों नहीं बता पाते हैं कि आपको फास्ट फूड नहीं लेना चाहिए? क्योंकि वो तो स्वाद के लिए खाना सीखा, उसको ये साइंस पढ़ाया ही नहीं जाता। स्कूल कॉलेज में छठी कक्षा का आप एनसीईआरटी की बुक उठाइए, मैंने उसकी पूरी रिव्यू किया है एनसीईआरटी की किताब का, साइंस की किताब का। आप उस रिव्यू में देखेंगे, वो बताते ही नहीं है कि क्या भोजन का विज्ञान क्या है। तो भोजन के विज्ञान के नाम पर केवल उनको इतना मालूम है कि इसमें प्रोटीन है, इसमें विटामिन है, इसमें कार्बोहाइड्रेट है, इसमें मिनरल्स है, इससे भी वो कुछ जानते ही नहीं है। लेकिन इससे तो काम चलेगा नहीं, कैलोरीज पे काम होगा, इससे काम होगा नहीं। तो उसको ये जानना पड़ेगा कि कौन सा भोजन पित्त बढ़ाता है, कौन सा भोजन वात बढ़ाता है, कौन सा भोजन कफ बढ़ाता है। और जब बच्चा ये जानेगा और उसको बताया जाएगा आपके अनुसार ये ठीक है आपके लिए, खुद भी निर्णय करेगा। ये भोजन का विज्ञान है, ये केवल भारत के सनातन ये में है। देखिए ये मैंने एक 6 मौसम है और ये भी केवल भारत में होते हैं, दुनिया में 6 मौसम होते भी नहीं है। तो 6 मौसम जब हमारे यहाँ होते हैं तो उसकी चर्या ये केवल हमारे यहाँ ही है, वहाँ है ही नहीं, इसका जानकारी भी नहीं है। इसके बाद आता है कृषि का विज्ञान। जब भोजन की बात हम करते हैं तो भोजन आता कहाँ से है? तो भोजन आता है कृषि से। हालाँकि आज का जो साइंस है वो ये मानता है कि मनुष्य पहले बंदर था जो कि शाकाहारी होते हैं और उन बंदरों से जब मनुष्य विकसित हुआ तो वो एकदम से मांसाहारी हो गया। ये भी बड़ा ही विचित्र सी बात है। इसकी चर्चा यहाँ नहीं करूँगा। इसकी चर्चा मैंने अपनी काल गणना वाली किताब में ज़रूर की है। मनुष्य भारतीय परंपरा में हमेशा से शाकाहारी रहा है। मांस उसका विवस्ता का भोजन रहा है, इसीलिए हम भोजन की शुद्धता पर बहुत ध्यान देते रहे हैं। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि ये हमने कहा है। तो भोजन की शुद्धता वो कृषि से शुरू होगी। तो कृषि पहले हमने कहा अकृष्ट प्रत्याशी पृथ्वी, हम कृषि नहीं करते थे, अपने आप चीजें उगती थी उनका हम प्रयोग करते थे। लेकिन जनसंख्या बढ़ी तो उसकी आवश्यकता पड़ी कि हमको कुछ पैदा करना पड़े। महाराजा पृथु ने वैवस्वत मनवंतर के प्रारंभ में कृषि प्रारंभ की और ये शुरू हुआ। ऋग्वेद का अक्षयर्मादित्य कृषि मिति कृषस्व, यानी जुआ मत खेलो, खेती करो। बहुत स्पष्ट कहा है। ये जो जुआ है, जुआ क्या है? हमें लगता है कि हम तो जुआ नहीं खेलते हैं, लेकिन पूरा शेयर बाजार जुआ है। सट्टेबाजी वो है ना, वो जुआ है। आज की अधिकांश जो अर्थव्यवस्था है वो जुआ है एक प्रकार का। जो कृषि में ये चलता है वो तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है और कृषि का आज का जो कृषि है जो जिसको नई टेक्नोलॉजी कहते हैं, नई तकनीक कहते हैं, वो एक प्रकार का जुआ है, वो कृषि नहीं है।
पंजाब के किसान आज जो परेशान है वो इसलिए है क्योंकि वो जुआ खेल रहे हैं, कृषि नहीं कर रहे हैं। कृषि जुए से भिन्न है। वो क्या है? तो कृषि जो है वो सस्टेनेबल प्रोसेस है, स्थायी प्रोसेस है। वो हमेशा आप खेती करते हैं, जमीन से आपको कुछ मिलता है। ये सस्टेनेबल कैसे बने, इसका एक तरीका है। वह तरीका पूरे विश्व को केवल भारत ने सिखाया। हम जानते होंगे अल्फ्रेड हावर्ड करके नाम नाम था उनका, जिन्होंने जैविक खेती का आविष्कार किया, दुनिया को सिखाना शुरू किया। लेकिन वो पहले भारत में थे, पुणे में रहते थे, बाद में इंदौर में भी रहे और उन्होंने यहाँ पर वो सीखा। लेकिन उनकी जो उन्होंने जो रिपोर्ट दी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, वो उन्होंने रिजेक्ट की और उनको वापस भेज दिया। तब उन्होंने वहां पर कंपोस्टिंग शुरू की और कहा कि हमें जैविक खेती करनी चाहिए। यानी जो जैविक खेती यूरोप से आज हमारे पास आ रही है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग, वो यहाँ से सीखे के गए। हमारे यहाँ जो ये जबरदस्ती का, जिसको कन्वेंशनल कहते हैं, कन्वेंशनल पता नहीं रासायनिक खेती को कन्वेंशनल कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि रसायनों का जो जन्म ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हो रहा है। वो जो रसायन बना रहे हैं वो तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाना शुरू किया उन्होंने, उससे पहले उनको बहुत कम था रसायनों का प्रयोग। तो खेती जो रासायनिक खेती है उसको वो कन्वेंशनल कहते हैं। पूरी टर्मिनोलॉजी गलत है उनकी, तो उनको केमिकल फार्मिंग हम कह सकते हैं। इस केमिकल फार्मिंग में भारत में जो इंट्रोड्यूस किया गया, लाया गया, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौरान लाया गया। उससे पहले पूरा भारत जैविक खेती करता था, आज भी बहुत इलाकों में वो करता है। तो कृषि का जो वैदिक विज्ञान है वह हमें जैविक कृषि करना सिखाता है और वो हम आगे देखेंगे। इसके ऊपर इतने सारे मंत्र मिलते हैं अलग अलग वेदों में। ऋग्वेद 457 का ये सारे मंत्र हैं और ये पूरा कृषि पर समर्पित है। ये कुछ कृषि वेदों का ही कृषि विज्ञान ये भी है और उसमें बताया गया है कि कैसे कृषि करनी है। बहुत स्पष्ट जानकारी है। आप ये नहीं कह सकते कि ऐसे ही एब्सर्ड में कुछ भी है। तो वेदों में बहुत स्पष्ट जानकारी है कृषि कैसे करनी है। गो कृषि की बात करता है वेद। वो कहते हैं अपस्तम दुक्षे प्रथमा उर्वरा अपरावते तृतीयम राष्ट्रम दुक्षेन्नम क्षीरम वशत्वम। अथर्ववेद कहता है गौ जो है पहले तो दूध देती है, फिर वो कहता है कि दूसरा काम वो ये करती है कि भूमि को उर्वर बनाती है, और तीसरी बात कहती है कि वृष्टि उसके कारण होती है, गौ के कारण वृष्टि होती है। हम कहेंगे ये नई बात है, बिल्कुल ये एक अलग विज्ञान है, मैं इसको बताऊंगा। अन्न प्रदान करती है वृष्टि के द्वारा। और तीसरी बात है राष्ट्र को अन्न और क्षीर यानी दूध के अनेक प्रकार के प्रयोग से, जिसको डेयरी इंडस्ट्री आज कहा जाता है, राष्ट्र भावना बढ़ाती, राष्ट्र को शक्ति प्रदान करती है। ये बहुत ही गजब की बात है। ये जो कह रही है कि वृष्टि गौ से होता है, गौ के कारण वृष्टि होती है, ये वेद कह रहे हैं। भूमि उर्वरा हो जाती है, ये वेद कह रहे हैं। ये इनको नहीं पता था। और आपको यहाँ एक उदाहरण देना चाहूंगा एलन सेवरी का। साउथ रोडेशिया में, जो कि अब जिम्बाब्वे कहलाता है, वहां पर यूरोपीय पहुंचे। मैं कई बार एक बात मैं कहूँ यहाँ पर, बड़ा ये थोड़ा सा असंबद्ध है लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है। जब भी यूरोप के लोग और अमेरिका के लोग, ये लोग जब कुछ कहते हैं कि इसकी रक्षा करनी है, इसको बचाना है, चाहे वो पर्यावरण हो, चाहे वो अधिकार हो, मानवाधिकार हो, किसी भी चीज की, तो मैं चिंतित हो जाता हूँ अब ये कुछ नष्ट करेंगे। ये किसी को बचाने की बात कर रहे हैं, यानी किसी को मारेंगे। और यही उन्होंने आज तक किया है। आप देखिए साउथ रोडेशिया में उन्होंने कहा जंगल बचाने हैं, जंगल नष्ट हो रहे हैं, जंगल को कैसे बचाया जाए। उन्होंने 25 साल में उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, हाथियों के कारण नष्ट हो रहे हैं। 25 साल में उन्होंने 40,000 हाथी मार दिए। फिर उनको पता चला कि हाथी तो मर गए लेकिन जंगल और तेजी से नष्ट होने लगे। तब वहां पर उन्होंने रिसर्च किया और कहा कि नहीं, हाथियों के कारण तो जंगल बचे हुए थे, लेकिन अब हाथी कहाँ से लाएंगे। तब उन्होंने वहां गाय छोड़ी। एलन सेवरी, आप सर्च कीजिएगा गूगल पे, एलन सेवरी ने इस पर पूरा काम किया, जय वैज्ञानिक कहते हैं खुद को। उन्होंने ये साबित किया कि गाय एक कैपेबल केमिस्ट है। वह जानती है कौन सी भूमि उर्वर है, वही वो गोबर और गोमूत्र करती है, घूमती रहती है और वो पहचानते हुए वहां करता चलती है, से वह जमीन उर्वर बनती है और वहां वृष्टि होती है। ये कृषि का जो विज्ञान है, यह भारत ने छोड़ दिया अपना विज्ञान। आज सारी समस्या इसकी है। बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि 60 के दशक में बहुत ही अन्न की कमी हो गई थी, इसलिए हमें ये करना पड़ा। इससे बड़ा झूठ दुनिया में नहीं हो सकता, क्योंकि अन्न की कमी भारत में कभी नहीं हुई। आप कहेंगे कि ये बड़ी आश्चर्यजनक बात। आप कह रहे अखबार आप देखिए, उस वक्त के 60 के दशक के लगभग अखबार मैंने खुद भी पढ़े हैं, मैंने उसके आर्काइव जा जाके मैंने पढ़े हैं। सभी अखबारों में इसकी खबर पूरी, अन्न की कमी है, फूड सिक्योरिटी खत्म हो गई है, इस पर बहुत चर्चा है। लेकिन आप देखिए ये कैसे गिन रहे हैं, कैसे जोड़ रहे हैं। इन्होंने व्यक्तियों की गणना की, पूरे देश में कितने व्यक्ति, कितने करोड़, और उसके बाद क्या गिना, कितना चावल, कितना गेहूं। अरे भारत की बड़ी आबादी तो चावल गेहूं खाती ही नहीं थी। आप बाजरा भी गिनते,
आप कोदो भी गिनते, आप सावा भी गिनते, आप रागी भी गिनते, आप ज्वार गिनते, आप जौ गिनते, लेकिन आपने नहीं गिना। आपने सारे मोटे अनाज गायब कर दिए, केवल चावल और गेहूं गिना, और आपने उससे कैलकुलेट किया, आपको दिखी कि भुखमरी है देश में। ये कागजी भुखमरी थी, असली भुखमरी नहीं थी। इससे बड़ा झूठ जो देश को सुनाया गया, और उसके आधार पर उन्होंने जो देश के साथ छल किया, हमारी पूरी कृषि विज्ञान को नष्ट किया और नया कृषि विज्ञान लेके आए, जिससे आज हम तबाह हैं और आज हम परेशान हैं। तो कई बार बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि भोजन और कृषि के मामले में तो ठीक है, भारत विज्ञान में बहुत अग्रणी रहा है, आज भी वो ठीक है, आयुर्वेद भी बहुत अच्छा है, लेकिन भौतिकी का क्या, फिजिक्स में हम क्या कर सकते हैं? क्या फिजिक्स भी हम भारतीय कोई सनातन विज्ञान है इसमें? और क्या अंतर है? क्या फिजिक्स डिफरेंट हो सकता है? क्या यदि हम कोई सेब गिरेगा तो सेब नीचे नहीं गिरेगा, भारतीय विज्ञान में ऊपर चला जाएगा क्या? तो ऐसा नहीं है, नियम वही है, नियम नहीं बदलेंगे, लेकिन उन नियमों से जो हम प्रयोग करेंगे, प्रयोग करने का तरीका हमारा बदल जाएगा। और इसलिए आप देखिए हमारे यहाँ जो तरीका है भौतिकी का, प्रकृति को पहचानने का, वो बिल्कुल भिन्न है। और वो भी प्रारंभ, मैं फिर बता रहा हूँ, वो वेदों से स्टार्ट होते हैं, वेदों से प्रारंभ हो जाता है, पदार्थ विद्या का निर्देश मिलता है, वैशेषिक में मिलता है, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत हैं, गुणधर्म, पंचतत्व है, तन्मात्राएं हैं, अहंकार है, सत्व रजतम की चर्चा है, यह सब कुछ हमारे यहाँ शास्त्रों में मिलता है। वेदों में बहुत सारे सूक्त मिलते हैं, दृष्टि विज्ञान है, नासदी सूक्त है, हिरण्यगर्भ सूक्त है, पुरुष सूक्त है, अगमर्शन सूक्त है, ये सब ऋग्वेद में। वर्षा का विज्ञान है अथर्ववेद में। गुरुत्वाकर्षण के, ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, ये भी वेदों में हमें प्राप्त हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण पे सबसे अच्छा कणाद ने कहा है। देखिए 3 सूत्र मिलते हैं कणाद के, 5वें अध्याय में ही है। संयोगाभावे गुरुत्वात् पतनम, पहली बात कही कि संयोग का अभाव होगा तो गुरुत्व के कारण गिर जाएगा, जिसको न्यूटन ने सेब के माध्यम से दिखाने की कोशिश की, झूठ लिखा। क्योंकि आप सेब की खेती करने वाले लोगों से पूछ लीजिए, सेब अपने आप नहीं टपकता, सेब की डंडी बहुत मोटी होती है, वहां सड़ जाएगा, टपकता नहीं है सेब, तो झूठ कहानी गढ़ी उसने। लेकिन ये वैशेषिक में लिखा है, संयोगाभावे गुरुत्वात् पतनम, संयोग का अभाव होगा, गुरुत्व के कारण गिरेगा। दूसरा कहा संस्काराभावे गुरुत्वात् पतनम, संस्कार क्या है? यानी हमने एक तीर लिया धनुष पे और तीर छोड़ा, तो उसका संस्कार किया हमने, वह बहुत देर तक चलता रहेगा जब तक वो संस्कार उसमें है, वह वेग जो हमने भरा है। और जैसे ही वो संस्कार समाप्त होगा, वो गुरुत्वात् पतनम, गुरुत्व के कारण गिर जाएगा। और फिर कहा अपाम संयोग अभावे गुरुत्वात् पतनम, जल जो है संयोग के अभाव में गुरुत्व के कारण गिरता है। अपाम जल, जल की प्रॉपर्टी बता रहे हैं, जल नीचे की ओर जब जाता है, पतन करता है, यह बात कही जा रही है। फिर आगे उसी अध्याय में आगे और बताया गया है, जल की प्रॉपर्टीज और भी बताई गई हैं कि पानी की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, कैसे वो ऊपर चला सकते हैं, कैपिलरी एक्शन सारा बताया गया है। यह बहुत ही बारीकी के साथ वैशेषिक दर्शन पढ़ाता है। वैशेषिक का जो पदार्थ विज्ञान है वो कई अर्थों में भिन्न भी है, और वह भिन्न यह है इसलिए है क्योंकि आधुनिक विज्ञान आत्मा और मन के अस्तित्व को अस्वीकार करता है, लेकिन वैशेषिक इसको स्वीकार करता है। पृथिव्यापस तेजो वायु आकाशम कालोजी आत्मा मन इति द्रव्याणि, इन्होंने गणना की है द्रव्यों की, क्या क्या द्रव्य है? पृथ्वी है, आप है, तेज है, वायु है, आकाश है, जिसको हम कहते हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व ये बता दिए। काल को कहा इन्होंने एक तत्व है, एक द्रव्य है काल। दिक, दिशाएं, यानी कि ये टाइम एंड स्पेस की बात हो रही है, टाइम एंड स्पेस भी द्रव्य है। फिर कहा मन, ये भी एक ये द्रव्य है, और आत्मा एक द्रव्य है। वैशेषिक का जो पदार्थ विज्ञान है आधुनिक पदार्थ विज्ञान से काफी बढ़कर है, आगे का है। इसीलिए जब मैं कहता हूं कि कई बार जब हम आकाश को डिस्टर्ब करते हैं, हमको भू पर्यावरण जो प्रदूषण है ये हमें पता है, मिट्टी का प्रदूषण कर रहे हैं, हमें जल प्रदूषण पता है, हमें वायु प्रदूषण पता है, हमें अग्नि प्रदूषण नहीं पता, हम अग्नि को प्रदूषित कर रहे हैं, हमें आकाश का प्रदूषण नहीं पता। जितने मोबाइल टावर्स हैं, जितने आकाश में चलने वाले रडार के सारे तरंगे हैं, वो आपके आकाश को प्रदूषित कर रही हैं। और आप ये भूल जाते हैं कि एक वैश्विक, जैसे हमारे मनुष्य के अंदर एक मन है, एक वैश्विक मन इस पूरे ब्रह्मांड में है, यह पिंडे तक ब्रह्मांडे, वो ब्रह्मांड के साथ जो हमारा संवाद चलता है हमारे मन का, वह संवाद बाधित होता है इन तरंगों से, और वहां से जो चीजें आ रही हैं वो रुकती हैं। तो क्या चीजें आ रही हैं, यहाँ मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन वो आती हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उस पर हम कभी चर्चा करेंगे। मैंने कहा एक एक विषय लंबे व्याख्यान की अपेक्षा करता है। और फिर आगे आप देखिए, ये बहुत स्पष्टता के साथ आत्म तत्व की परिभाषा करता है वैशेषिक सूत्र।
सबके गुण धर्म बताता है, हर एक के द्रव्य के गुण धर्म बता रहा है और कैसे ये कर्म करेंगे उसके तरीके बता रहा है। तो आधुनिक विज्ञान जो है केवल तात्कालिक एक प्रत्यक्ष में कुछ चीजें दिख रही है उतना भर, लेकिन उसकी सूक्ष्मता में नहीं जा रहा, वैशेषिक उसकी सूक्ष्मता में जाता है। तो जब सूक्ष्मता में हम जाते हैं तो जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि मान लीजिए एक इंजीनियर है और वह कोई चीज बना रहा है, उसको खुदाई करनी है, उसको खदान से सामान, उसको ये खनिज पदार्थ लेने हैं, तो कोई भी आज का जो साइंटिस्ट है, जो विज्ञान का जानकार है, वह यह विचार नहीं करेगा कि इस जमीन से यदि मैं खनिज पदार्थ ले रहा हूँ तो इससे यहाँ का कोई इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, यहाँ जो पृथ्वी का इस पूरे इलाके का जो एक मन और आत्मा होगी वो डिस्टर्ब हो रही होगी। हम उस पर चिंता भी नहीं करेगा वो, क्यों? क्योंकि वो इसको मानता ही नहीं है, वो इससे सीधा आगे बढ़ जाएगा। तो इसीलिए ये भिन्नता है हमारे विज्ञान में और उनके विज्ञान में। और देखिए सिद्धांत सारे यहीं से जा रहे हैं, ये जो मोशंस के प्रकार बताए जा रहे हैं, तरीके जो बताए जा रहे हैं, ये सब यहाँ आप देखेंगे यही सारी चीजें वहां भी जा रही हैं, यही सारे बातें वहां कही जा रही है। बस अंतर क्या है, उन्होंने इसके आधार पे इक्वेशंस बनाए, फार्मूले बनाए, कैलकुलेशंस तैयार किया। और इसीलिए जब मैं फिजिक्स की डिफिनेशन पढ़ता हूँ, आप देखिए 11th-12th क्लास में रेस्निक हेरिडे का फिजिक्स की बुक चलती है, बहुत फेमस बुक है, हमने भी अपने समय में पढ़ी थी, आज भी बच्चे पढ़ते हैं। वो प्रारंभ में व्हाट इज फिजिक्स करके डिफाइन करता है, कहता है फिजिक्स इज अबाउट मेजरमेंट, यानी जो आधुनिक भौतिकी है वो मेजरमेंट ही है, वो कैलकुलेशन कर रही है, ये कितना हुआ, कितना बल लग गया, ये कितनी मोटी है, कितनी पतली है, कितना सूक्ष्म, यही कैलकुलेशन पूरी फिजिक्स है। लेकिन हमारे यहाँ फिजिक्स यह नहीं है, हमारे यहाँ जो फिजिक्स है वह उस नियमों को जानना है, उसके आधार पर केवल कैलकुलेशन करना, नापना, जोड़ना, घटाना नहीं है। लेकिन ये बातें हमारे यहाँ है। मैं केवल एक उदाहरण यहाँ दे रहा हूँ, इससे आगे बढ़ेंगे। जो भारत में भौतिकी रही है उसमें ये सारी जानकारियां रही हैं, हमको लगता है कि ये उन्होंने निकाला, लेकिन ये सारी जानकारियां यहाँ मिल जाएंगी। चुंबकीय गुणों का वर्णन है, प्रकाश और उसके गुणों का वर्णन है, खगोल विज्ञान और ज्योतिष पूरा हमारे यहाँ है, पदार्थों के गुणधर्म मैंने उसकी चर्चा कर दी, क्वांटम मैकेनिक्स भी हमारे यहाँ बात की गई है। मैं इसके लिए एक छोटे सा सूत्र आपको बताऊंगा। यजुर्वेद के जिस अध्याय की बात की थी विद्या और अविद्या के संदर्भ में, उसी अध्याय में एक सूत्र, एक श्लोक मिलता है, मंत्र मिलता है, वह कहता है तदेजति तन्नयजति तद दूरे तद्वंतिके तदनंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यता। वो क्या कह रहा है? तदेजति वह हिलता है, तन्नयजति वह नहीं हिलता है। देखिए कितनी स्पष्टता से वो बता रहे हैं, तदेजति तन्नयजति तद दूरे तद्वंतिके, वह हिलता है, वह नहीं हिलता है, वह दूर है, वह एकदम पास है। तदनंतरस्य वह सबके अंदर है। अब तदु सर्वस्यास्य बाह्यता, उसी ने सबको बाहर से ढका है। यही क्वांटम है, क्वांटम और इससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। इनके बहुत व्यवहारिक प्रयोग भी विकसित किए गए थे, इसके लिए बहुत सारे ग्रंथ हैं, जो कि बहुत सारे ग्रंथ नष्ट भी हो गए और बहुत सारे ग्रंथ ऐसे हैं जो हमारे यहाँ अलग अलग जगह पढ़े हैं, हम उनको पढ़ते नहीं है और हम कहते हैं हमारे यहाँ तो कुछ था ही नहीं, हमारे यहाँ कुछ है ही नहीं, आपके यहाँ है तो किताब निकाल कर दिखाओ। और वो पूछा किसी जाता है किताब निकाल कर दिखाओ, बेचारा कोई साइंस पढ़ा हुआ व्यक्ति होता है उससे कह देंगे, कोई ज्योतिष पढ़ा हुआ व्यक्ति उससे कह देंगे। अब उन्होंने इन ग्रंथों को देखा ही नहीं, बेचारा क्या करे। आज की पूरी जो एजुकेशन सिस्टम है उनमें से ये चीजें गायब है। मैं दो नाम मैंने दिया, महर्षि भारद्वाज का यंत्र सर्वस्व, महाराजा भोज का समरांगन सूत्रधार, लेकिन और बहुत सी पुस्तकें हैं हम लोग नहीं जानते। राणा कुंभा ने एक ग्रंथ लिखा है जो फिजिक्स का है और उसमें उन्होंने बहुत सारे यंत्र और बहुत सारी जानकारी दी है, बारूद बनाने तक का तकनीक दी है उसमें उन्होंने, राणा कुंभा ने। लेकिन वो हमें वो ग्रंथों के बारे में नाम तक हमको नहीं पता, हम पढ़ेंगे कैसे। खगोल विज्ञान के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि समय हमारे पास कितना है मुझे मालूम नहीं, मुझे लगता है 37 मिनट हो चुके हैं, मैं जल्दी जल्दी समाप्त करूंगा। मैं थोड़ी जानकारी दे रहा हूँ, ये यंत्रों की का दृश्य है अलग अलग जगह का, जयपुर का, उज्जैन का और दिल्ली के जंतर मंतर का। मैं रसायन की बात ज्यादा करूंगा। मैंने जब व्यवहारिकता की बात की तो आप देखेंगे कि भारत की जो रसायन विद्या है उससे अधिक व्यवहारिक कोई रसायन विद्या हो नहीं सकती है। और मैं बहुत छोटा उदाहरण देता हूँ, मैं कहता हूँ कि यदि मैं जैसे कोई भी, मैंने स्वयं केमिस्ट्री में ऑनर्स किया है, लेकिन मुझे कहा जाए कि आपको नौकरी नहीं मिलेगी, अब इस रसायन विद्या के आधार पर आप जीवन यापन करके दिखाओ, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे कुछ नहीं आता कायदे से। इस रसायन विद्या का जो मैंने केमिस्ट्री जो मैंने ऑनर्स तक में पढ़ा, उसका मेरे जीवन में प्रत्यक्ष में कोई प्रयोग करने में सक्षम नहीं हूँ। यानी मैंने 11th-12th से शुरू किया पढ़ना, यदि मैट्रिक तक को छोड़ भी दें तो
2 साल मैंने 11-12 और 3 साल मैंने ग्रेजुएशन, 5 साल मैंने पढ़ाई की और 5 साल रसायन पढ़ने के बाद भी मैं इतना रसायन नहीं जानता कि अपने जीवन में उसका उपयोग कर सकूं। लेकिन आप जानिए, भारत में जो रसायन विद्या है, थोड़ा-सा भी जो पढ़ना शुरू करेगा, उसको 5 साल की बात तो बहुत दूर है, प्रारंभ करेगा तो वो इतनी चीज़ें बनाना सीख जाएगा, जो उसके जीवन में काम आएँगी, तुरंत काम आएँगी। और जैसे मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ, रविंद्र गुरु जी आदिलाबाद में हुआ करते थे, हैदराबाद के पास, उनका देहांत हो गया और उन्होंने इस बात को कई बार अपने कई व्याख्यानों में कहा। उन्होंने कहा कि जो नमक है, हम कभी एक नमक नहीं खाते थे भारतवर्ष में, कभी एक नमक की यही समुद्री नमक है, वही खा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, आप इस बात पे इसलिए ध्यान दीजिए क्योंकि पूरा नमक आंदोलन मिथ्या आंदोलन था, इससे साबित होगा। क्या हमको समाप्त करना है क्या? आशुतोष जी, मेरी आवाज आ रही है? सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, ठीक है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, नमक भारत में कभी ऐसा नहीं था कि केवल समुद्री नमक खाया जाता था। तो रविंद्र गुरु जी ने कहा कि हमारे घरों में सप्ताह के लिए दिन तय थे, इस दिन यह नमक खाया जाएगा, इस दिन यह नमक खाया जाएगा, यानी कि कोई एक नमक 2 से 3 दिन, इससे अधिक व्यवहार नहीं होता था। तो कौन-कौन से नमक खाते थे? 5 प्रकार के नमक का वर्णन चरक संहिता में है, लेकिन केवल 5 प्रकार के नमक नहीं है, और भी हैं। तो मैंने इस बारे में जानकारी लेना प्रारंभ किया तो पता चला कि हमारे जो वैद्य थे, मिट्टी से नमक बनाते थे, मिट्टी से। यानी आपके घर के आसपास की मिट्टी से वो नमक बनाते थे। ये रसायन शास्त्री तो है, आप एडिबल सॉल्ट बना रहे हैं, वह सॉल्ट जो आपको खा सकते हैं, आप डालेंगे सब्जी में और खाएंगे, वह नमक बना रहे हैं। यह रसायन विद्या है और यह विद्या जो है बड़ी सरलता से वो सीखते थे। ऐसी ढेरों प्रयोग हैं जो कि आप भारतीय रसायन विद्या में सरलता से सीख जाएंगे। जैसे एक और उदाहरण देता हूँ, हम तांबा बनाते हैं, तो तांबा बनाने के कई सारे तरीके हैं। एक तो हम अयस्क उठाएंगे और उससे हम तांबा बना लेंगे, या फिर मूलतः वही करेंगे धातु कर्म करके। लेकिन मोर के पंख से तांबा अलग किया जा सकता है और यह मैंने ऐसे कई जो भारतीय रसायन के मर्मज्ञ लोग हैं, मैं उनसे मिलता रहा हूँ, उन्होंने कहा, वो प्रयोग करके उन्होंने दिखाया कि मोर के पंख से तांबा अलग करेंगे। तांबई कलर के, तांबई रंग के जो केंचुए होते हैं, वो विशेष प्रजाति के होते हैं, वो मर जाते हैं, उनसे वो तांबा निकाल लेते हैं। तो तांबा इन चीजों से, प्राकृतिक चीजों से निकाल रहे हैं, धरती खोद कर ही केवल नहीं निकाल रहे हैं, प्राकृतिक चीजों से वो निकाल ले रहे हैं, बहुत सरलता से निकाल ले रहे हैं। और उसमें क्या प्रयोग कर रहे हैं, बहुत हैरानी की बात होगी, वो त्रिफला के कल्क का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको निकालने के लिए। त्रिफला के कल्क से वो तांबा निकाल रहे हैं, मोर के पंख, त्रिफला का कल्क और मोर का पंख, वो तांबा निकालते हैं। इतना उत्कृष्ट धातु कर्म हमारे यहाँ है और रसायन विज्ञान इतना उत्कृष्ट है हमारे यहाँ। आप देखेंगे 7 धातुओं की चर्चा हमारे यहाँ रसायन में की गई है, केवल 7। वहां पर जो मेटल्स की बात करते हैं, धातु से अभिप्राय वहां रसायन विद्या में मेटल्स की है, वो 7 धातुओं की चर्चा होती है और उसी में वो सारा मेटलर्जी पढ़ा देंगे। तंत्र ग्रंथों में बहुत सारा रसायन शास्त्र है और तंत्र ग्रंथों में जो शिव और पार्वती की कथाएं मिलती हैं, अक्सर हम उन कथाओं को के अलंकार को छोड़ देते हैं, केवल जो उसका शब्दार्थ है उसको हम देखते हैं। लेकिन तंत्र ग्रंथों में शिव का अर्थ है गंधक और शिव का अर्थ है पारा और पार्वती का अर्थ है गंधक। और उनका कहना यह है कि केवल पारा और गंधक, ये 2 चीजें मिल जाए तो संसार का हर धातु को बना देंगे उससे। तो पारे का इतना महत्व रहा है हमारे यहाँ। पारे से हमने बहुत सारी चीजें बनाई, बहुत प्रयोग किए, यहाँ तक कि हमने सोना तक उससे बनाया। और इसका बहुत प्रमाण है कि हमने पारे से सोना बनाया। ये कोई हवाई कहानियां नहीं है, कीमियागिरी की कहानियां नहीं है, लेकिन ये जो काम था वो इतना गोपनीय काम होता था। जैसे आप समझें कि आज जो न्यूक्लियर रिएक्टर या न्यूक्लियर बम का जो फार्मूला है, अमेरिका जिस उसको सीक्रेसी के साथ उसकी रक्षा करता है कि नहीं, हम किसी को नहीं बताने देंगे, कोई जान जाता है तो उसके ऊपर वो चढ़ाई कर बैठता है। ठीक उसी प्रकार हमारे संत महात्मा इस ज्ञान को बहुत रक्षा करके रखते थे, हर किसी को वो देते नहीं थे। और ये जो ज्ञान है वो आज छिपा नहीं, आज भी कुछ लोगों के पास है, लेकिन वो सबको बताएंगे नहीं, वो सबको दिया नहीं जाएगा, केवल पात्र को ही दिया जाएगा। तो दिल्ली में जो बिरला मंदिर है, वहां पर एक शिलालेख लगा है और शिलालेख में ये वर्णन किया गया है कि अमुक अमुक लोगों की उपस्थिति में इतना किलो सोना बनाया गया, वहां सोना बनाया गया था। उसके प्रत्यक्षदर्शी लोग जो थे, उन्होंने उस शिलालेख को लगाया था। हमने जो अष्ट धातु हम बनाते हैं, आज भी जो एलॉय हम बनाते हैं, जो मॉडर्न साइंस में, वो 8 धातुओं का एलॉय आज नहीं बना सकते, लेकिन हम आज भी अष्ट धातु बनाते हैं, 8 धातुओं के एलॉय तैयार करते हैं।
स्वर्ण निर्माण मैंने बता ही दिया। सबसे बड़ी बात यह आती है कि जो रसायन शास्त्र हम प्रयोग करते थे उसमें लोहे का प्रयोग हमने बहुत मिनिमम किया, और इसीलिए जो आर्कियोलॉजी है वो हल्ला करती है कि आपके यहाँ तो लोहे का प्रयोग था ही नहीं, 1000 बीसी से पहले पुराना मिलता नहीं है, 3000 साल से पुराना। तो उसके दो कारण है, एक तो लोहा जो है अक्सर जाते हैं, जंग लग के नष्ट हो जाता है, मिट्टी में मिट्टी हो जाएगा, लेकिन उसका दूसरा कारण ये भी है कि हमने लोहे का मिनिमम प्रयोग किया। हमने भवन निर्माण में लोहा नहीं लगाया कभी। हम आज जितना लोहा प्रयोग कर रहे हैं वह धरती के लिए लाभकारी नहीं है। हर भवन में भर देते हैं लोहा, लेकिन हमने जो लोहा बनाया, हम कहेंगे कि लोहा हमको आता ही नहीं था, तो ऐसा नहीं है, हमने लोहा बनाया। देखिए दो उदाहरण है, टांगीनाथ धाम झारखंड में है, और वहां पर ये जो लगा है ये कई सौ वर्षों से पड़ा है, इसमें जंग नहीं लगा, न ये झड़ता है न गलता है, कुछ नहीं होता, बाहर रखा है, खुले में रखा है। और ये मेहरौली का लॉ स्तंभ है, तो हमको पता थी लोहा का हम ये निर्माण करना जानते थे, लेकिन हमने उसका प्रयोग भवन निर्माण में नहीं किया, हमने उसका प्रयोग हर जगह नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारे पास उससे उत्कृष्ट विधाएं थी भवन के निर्माण। इस बारे में डीपी मिश्रा है, जो पहले आईआईटी कानपुर में थे, आजकल वो कोलकाता में है किसी इंस्टीट्यूट में, और उन्होंने इस पर बहुत रिसर्च किया है। उन्होंने ये बताया है कि हम जो बिल्डिंग बनाते थे, जो एंशिएंट टेक्नोलॉजी थी, वो ज्यादा उत्कृष्ट टेक्नोलॉजी थी। और अभी मैंने देखा, अभी बीएस शिंदे सर हैं, प्रोफेसर बीएस शिंदे, जिन्होंने राखी गढ़ी की आर्कियोलॉजी की है, वहां की खुदाई की है पूरी, उन्होंने इस बात को कहा कि जो भवन निर्माण कला थी हड़प्पन, और वहां का जो सैनिटाइजेशन का सिस्टम था, वह आज के सिस्टम से बहुत कई गुना उन्नत था। और उन्होंने कहा कि उसको यदि ठीक से अध्ययन किया जाए तो हमें आज भी नई टेक्नोलॉजी, मतलब वो कहने के लिए पुरानी ही टेक्नोलॉजी है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को व्यवहारिक रूप दे करके आज के लिए हम निकाल सकते हैं कि आज कैसे हम गांवों को विकसित करें, नगरों को कैसे विकसित करें कि न्यूनतम खर्च में अधिकतम परिणाम आए, और वो सारी परेशानियां ना क्रिएट हो जो आज के सिस्टम से क्रिएट होती हैं। जैसे हमने सीवर सिस्टम बनाया, यमुना खत्म हो गई, तो ऐसा नहीं होगा, और वो ठीक भी रहेगा। इसके उपाय हड़प्पन सिविलाइजेशन की टेक्नोलॉजी में मिलते हैं। ये प्राचीन भारत में धातु कर्म के एक दो चित्र हैं, ये मैं बताना चाहता हूँ। देखिए किस प्रकार हमने पर्यावरण नष्ट किया है। ये धनबाद का इलाका है, डॉक्टर रश्मि जी जानती है, वो स्वयं वहाँ के रहने वाली है। ये लौ खदान बिल्लारी का है। आप देखेंगे ये एक शहर ही है झरिया, जो आग पर बसा है। पूरा हमने इतना कोयला निकाला, और मैं इसलिए यहाँ का चित्र दिखा रहा हूँ, मैं आपको बताऊं, झारखंड का ये वो इलाका है झारखंड, जहाँ के जो जनजातीय लोग हैं वो धातु कर्म में बहुत ही दक्ष हुआ करते थे। वो जो लोहा इस्पात बनाते थे, वैसा इस्पात टाटा स्टील और सेल स्टील भी नहीं बना सकते। इसका एक्सपेरिमेंट करके वनवासी कल्याण आश्रम उस वक्त बिशुनपुर में जो हुआ करता था, उन लोगों ने प्रयास किया, विकास भारती ने, इन्होंने वो स्टील बनवाया उनसे, असुर जनजाति से, और उन्होंने उसकी टेस्ट भी करवाई। उन्होंने बताया कि ऐसा स्टील ये बहुत उत्कृष्ट स्टील है, लेकिन इनका जो तकनीक है वो जो है वो मास प्रोडक्शन नहीं करेगा, सेंट्रलाइज प्रोडक्शन नहीं करेगा। छोटे छोटे प्रोडक्शन सेंटर बनेंगे, और मास स्केल पे करना है तो छोटे छोटे प्रोडक्शन करिए, उनको कलेक्ट कीजिए, एक जगह लाइए। यह तरीका भारत का था। मैं इस पर भी आगे चर्चा करूंगा। ये झरिया की तस्वीरें हैं, ये आप देख रहे होंगे किस प्रकार यहाँ अंदर आग दिख रही है। इसी के बगल में लोग रहते हैं। ये जो देख रहे हैं घर बने हुए हैं, ये घर कभी भी ढस जाते हैं, और अक्सर आप यदि लगभग हर महीने एक खबर आपको मिल जाएगी कि अमुक घर धस गया, उसमें जो सोया था वो अंदर चला गया और उसकी लाश भी नहीं मिली। ये हमने हमारे आज की विद्या ने जो निर्माण किया है वो यह है। गणित की चर्चा मैं बहुत ज्यादा नहीं करूंगा, मैं थोड़ा तेजी से इसको बढ़ा देता हूँ। इसमें केवल एक बात मैं बताऊंगा, बल्कि दो बताऊंगा। एक है ज्यामिति की, जो आज ज्योमेट्री हम पढ़ते हैं, आज के किसी बच्चे से पूछिए कि इसका आप क्या उपयोग करोगे, उस बेचारे को पता ही नहीं है। आप टीचर से पूछिए कि ये जो ज्योमेट्री आप पढ़ा रहे हैं, और इसको जो बेचारे को 38-40 थ्योरम्स रटवा रहे हैं, इसका यूज क्या है, उस टीचर को भी नहीं पता इसका यूज क्या है। अब उससे तीसरा सवाल पूछिए, ये जो ज्योमेट्री बॉक्स है आपके पास, इस ज्योमेट्री बॉक्स में एक ट्रायंगल है, इसका क्या यूज है, ये भी वो नहीं बता पाएगा। और उसमें जो एक डिवाइडर है, दो छेद वाला, दो नोक वाला, उसका क्या उपयोग है, वह भी वो नहीं जानते ही नहीं है, न टीचर, न स्टूडेंट, न पेरेंट्स, लेकिन सभी एक भेड़ धसान में उसमें चल रहे हैं। लेकिन भारत में जो ज्यामिति थी उसको शुल्ब सूत्रों में मिलती है। शुल्ब का सुतली होता है, एक सुतली से पूरी ज्योमेट्री पढ़ाई जा सकती है, और
डॉक्टर सीके राजू ने इस पर पूरी एक पाठ्य पुस्तक लिख दी है, जिसको रोप ज्योमेट्री कहते हैं। उन्होंने रज्जु गणित के नाम से पूरी किताब लिखी है कि ये ज्योमेट्री आप हटाइए, 9-10 में आप रज्जु गणित पढ़ाइए, किसी को ज्योमेट्री बॉक्स नहीं खरीदना पड़ेगा, और वह जो ज्योमेट्री पढ़ाई जाएगी उससे वो बच्चे का व्यवहारिक प्रयोग है उसका, वह उससे अपना खेत नाप सकता है, जो टेढ़ा मेढ़ा खेत होता है जो इस ज्योमेट्री से नहीं नाप सकता। ऐसे बहुत सारे प्रयोग हैं, वो बताते हैं। और दूसरी बात मैं कैलकुलस की करूंगा। हम सभी कैलकुलस पढ़ते हैं, मैंने भी कैलकुलस पढ़ा है, लेकिन हमें जब कैलकुलस हम पढ़ते थे हमें पता ही नहीं इसका उपयोग क्या करें। आज तक मैंने कैलकुलस का अपने जीवन में तो उपयोग नहीं किया, लेकिन क्या कैलकुलस निरुपयोगी है? निरुपयोगी तो नहीं है, उसका उपयोग है, लेकिन वह उपयोग हमारे विद्यार्थी जानते ही नहीं। भारत के सभी साइंस के स्टूडेंट से ग्रेजुएशन तक के स्टूडेंट्स उससे पूछिए यह कैलकुलस जो तुम पढ़ रहे हो उसका क्या यूज है, वह नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसको बताया ही नहीं गया है। और वह न्यूटोनियन कैलकुलस जो हम न्यूटन ने आविष्कार किया, कैलकुलस का पिता कहा जाता है उसे, वास्तव में उसको खुद नहीं पता था इसको कैसे करना है ठीक से। इस पर भी एक लंबा विषय है, मैं केवल इंगित करके छोड़ रहा हूँ। हमारे यहाँ आर्यभट्ट ने कैलकुलस किया था, वो न्यूमेरिकल किया था, अलजेब्रिक नहीं किया था। और वही न्यूमेरिकल कैलकुलस का उपयोग करना पड़ता है जब आप रॉकेट प्रक्षेपण करते हैं। वहां पर न्यूटोनियन कैलकुलस, अलजेब्रिक कैलकुलस नहीं चलता है, वहां न्यूटोनियन कैलकुलस करना पड़ता है। कंप्यूटर में जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो फिर आपको न्यूटोनियन कैलकुलस छोड़ना पड़ता है, आर्यभट्टियन कैलकुलस काम करना पड़ता है। यह अधिक व्यावहारिक और प्रायोगिक है, अधिक टेक्नोलॉजी के प्रति अधिक उपयोगी है। मैं इसको पार कर रहा हूं क्योंकि ये केवल इतना बताने के लिए है कि भारत से ही पूरा गणित यूरोप में पहुंचा है और वहीं से फिर वापस हमारे पास ले आया गया है। ये आप देखेंगे सूत्र के आधार पर जो कुछ काम कर रहे हैं हम लोग प्रयोग करते हैं। कैलकुलस की बात मैंने कर ही दी है, मैं इसको भी आगे बढ़ा दे रहा हूँ। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है, पादप एवं जंतु विज्ञान। आज जो पादप विज्ञान हम पढ़ते हैं, जो बॉटनी पढ़ते हैं, उस बॉटनी का बिल्कुल कोई उपयोग नहीं है। मैं बहुत हैरान होता हूँ कि जो बॉटनी पढ़ रहा है बच्चा, वो बॉटनी में उसने ग्रेजुएशन कर लिया, लेकिन उसके बाद वो उसका उपयोग क्या करेगा उसको पता ही नहीं है। तो मैं बचपन अपना याद करता हूँ, हम लोग बचपन में बाहर खेलते थे, चोट लग जाती थी, खून निकलने लगता था, हम तुरंत जाते थे वो पौधा और उसका पत्ता लिया, उसका रस निकाला और उससे गिराया और खून निकलना बंद। यह जानकारी क्यों, कैसे, वो उस पत्ते के रस में क्या है? रविंद्र गुरु जी ही बताया करते थे, एक बहुत बड़े मूर्तिकार थे जिनसे उन्होंने मूर्ति कला सीखी। रविंद्र गुरु जी स्वयं भी एक मूर्तिकार ही थे। तो उस मूर्ति कला के जो उस्ताद थे, उनका काम क्या था? उनके पास बहुत सारी जानकारियां थी। वो कुछ पत्ते इकट्ठा करते थे, उन पत्तों को मसल कर उसका रस निकालते थे और किसी भी पत्थर पे उस रस से एक लकीर खींच के वहां हथौड़ी की हल्की चोट मारने पर कितना भी मोटा वो पत्थर रहे वो टूट जाता था, वहां से वो टूट जाता था। तो ये भी एक प्रकार का पादप विज्ञान भी है और रसायन विज्ञान भी है। तो पौधों के बारे में क्या जानकारी हमें मिलनी चाहिए, क्या होनी चाहिए और उसका प्रयोग क्या है? मान लीजिए यह पौधा मैंने किसी को दिया, ये एक सड़क किनारे जब हम चलते होंगे तो किनारे में आप देखेंगे पौधा होता है, उसको चिड़चिटा भी कहते हैं, चड़चड़ी भी कहते हैं, और उसको अपा मार्ग से उसका आयुर्वेदिक नाम है। उसमें एक लंबी सी डंडी सी होती है, उसमें ऐसी चीज होती है यदि कपड़े में लग जाए तो चिपक जाती है। अब वो हमारे लिए क्या है? कुछ नहीं, वो एक प्रकार का फालतू का पौधा है, लेकिन यदि आप जानेंगे तो वह इतना काम का पौधा है, उसका बहुत बहुपयोग है। यह आज का पादप विज्ञान पढ़ाता ही नहीं है। तो मान लीजिए हमने एक पौधा लिया और उसके जड़ का क्या उपयोग है, उसके पत्ते का क्या उपयोग है, उसके तने का क्या उपयोग है, उसके फूल से क्या कर सकते हैं, उसके फल से क्या कर सकते हैं, उसके बीज से क्या कर सकते हैं, किससे वात बढ़ेगा, किससे कफ बढ़ेगा, किससे पित्त बढ़ेगा, और इसका उपयोग कैसे करना है, किस चीज के साथ मिलाकर करना है। इतना साइंटिफिक, इतना वैज्ञानिक वर्णन है वो देखने के बाद तो कोई मंत्रमुग्ध होकर पढ़ता रह जा सकता है। समझते क्या है कि जब रविशंकर जी थोड़ा सा मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, आई एम सॉरी। आपकी स्लाइड में केवल एक स्लाइड जो है विचारणीय बिंदु वो दिख रहा है, बाकी स्लाइड मूव नहीं कर रही है। आगे बढ़ाओ। नहीं, जो आप बोल रहे हैं उस पर अगर कोई स्पेसिफिक स्लाइड आप दिखा रहे हैं तो वो दिख नहीं पा रहा है सब श्रोतागणों को। अच्छा, तो मैं स्लाइड्स बंद कर दूं? नहीं, आप स्लाइड रहने दीजिए, पर वो स्लाइड जो आप दिखा रहे हैं वो आपके टॉक के साथ मूव होता नहीं फील हो रहा है, वो मैं कह रही हूँ। अच्छा, ठीक है। श्री रविशंकर जी, आप एक काम कर सकते हैं, एक बार इसको स्टॉप शेयरिंग करें हाँ, और उसको वापस एक बार ट्राई Reshare करें, तो शायद मेरे ख्याल से वो वापस स्क्रीन आ जाएगी प्रॉपर। अच्छा, वो शेयर से हट गया।
हाँ, एक बार प्रेजेंट नाउ वापस करें प्लीज उसे। अब ठीक है? हाँ, बिल्कुल अब आ गया पादप एवं जंतु विज्ञान वाला हाँ, हाँ, स्लाइड हाँ। आ गई। हाँ जी, तो आपको धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, अच्छा, जी, ये जी। पहले नहीं आ रहा था क्या? नहीं, पहले नहीं आ रहा था, हाँ, इसलिए अरे, अभी आपको पहले बताना था मैंने। चलिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। बीच में ये रुक गया था। हाँ, इसलिए अच्छा, हमने कहा आपको इंटरप्ट किया। क्षमा ठीक है, कोई चाहता हूँ। बात हाँ, नहीं, ठीक है। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। दरअसल मैं गूगल मीट से बहुत यूज़ टू नहीं हूँ। मैंने ज़ूम पे ज़्यादा काम किया प्रदर्शन, इसलिए यहाँ दिक्कत हुई मुझे। चलिए, तो ये जो पादप विज्ञान है हम देखेंगे, इसमें भी ये पढ़ाते हैं हम आधुनिक पादप विज्ञान, तो वह इस प्रकार से बताता है एक-एक चीज़ को, कि यह क्या है, उसके एक-एक अंग और प्रत्यंग की जानकारी हमें दे देता है। लेकिन इस अंग और प्रत्यंग की जो जानकारी हमें देता है, इसमें उसके उपयोग की कोई जानकारी हमें नहीं होती है। तो उसका हम व्यावहारिक प्रयोग करने में सक्षम नहीं होते हैं। हमें ये मालूम है कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, लेकिन उसका उपयोग कैसे करें, ये हमें पता ही नहीं है। भारतीय पादप विज्ञान जो है वो भौतिक रचना तक का वर्णन नहीं करता, उनके एक-एक गुण का वर्णन करता है। मैं यहाँ पर बहुत उदाहरण में आज नहीं कर पाया क्योंकि मैं थोड़ी तैयारी कम कर पाया आज के व्याख्यान की। नहीं तो मैं आपको दिखाता कि किस प्रकार से भारतीय पादप विज्ञान में एक-एक अंग की यानी उसके बीज का क्या-क्या प्रभाव होता है वास्तविक कफ पे और किन-किन रोगों में क्या-क्या असर होता है, किस प्रकार के प्रकृति के लोगों को वो दिया जाना चाहिए और उसको कैसे लेना है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, जैसे नींबू है। अब नींबू का रस यदि हम ठंडे पानी में लेंगे तो हमारे शरीर को वो ठंडक प्रदान करेगा, लेकिन गर्म पानी में लेंगे तो वो गर्मी प्रदान करेगा। अब ये बिल्कुल एक ही नींबू का रस है, लेकिन उसका ये हमने अनुपात बदल दिया, तो उसका प्रभाव बदल गया। उसी प्रकार त्रिफला है, तो उसके केवल अनुपात बदलने से उसके प्रभाव में परिवर्तन हो जाता है। अब इतना सूक्ष्म विज्ञान ये हम पढ़ते हैं, लेकिन इसका हम जीवन में उपयोग कर सकते हैं। यह केवल जानकारी के लिए नहीं है कि हमने जान लिया और उसके बाद हमने परीक्षा पास कर ली। तो इसका पढ़ने के बाद इसका हम प्रयोग कर सकते हैं और यदि इसको थोड़ा-सा पढ़ेगा, 5 साल भी कोई व्यक्ति बच्चा पढ़ लेगा, तो वह चिकित्सा करने में सक्षम हो जाएगा। वो इतना सक्षम हो जाएगा कि उसको आजीविका के लिए कहीं नौकरी नहीं ढूँढनी पड़ेगी। और अब देखिए इसमें जैसे मैंने दिया है, एक उदाहरण दिया है, ये नीम के बारे में एक उदाहरण है। राज निघंटुकार नीम को ठंडा लिखते हैं, नीम का वर्णन क्या है देखिए। नीम ठंडा और रूखा होता है, कफ को दूर करता है, घाव ठीक करता है, पित्त से होने वाले रोग ठीक करता है, उल्टी और सूजन खत्म करता है, जैसे कि गर्मी को ठीक करता है। नीम के पत्ते आंखों के रोग को ठीक करते हैं, कीड़ों को नष्ट करते हैं, कुष्ठ मिटाते हैं, पित्त नियंत्रित करते हैं, भूख बढ़ाते हैं। बहुत विस्तृत वर्णन है और ये मैंने केवल संक्षेप में दिया है। यदि आप देखेंगे नीम पर तो पूरे पन्ने के पन्ने भरे मिलेंगे। ये 2 चमत्कारी पौधे मैं बता रहा हूँ। ये जो पहला पौधा दिख रहा होगा आपको, ये मैंने पत्थर चूर जो मैंने कहा पथरी। पथरी में ये पत्ता डेली एक पत्ता आप सुबह खा लीजिए, आपको कभी पथरी नहीं होगी जीवन में। और दूसरा जो है ये हड़जोड़ है। ये हड़जोड़ का पौधा है। इसके जो गूदा होता है वो संभाल के प्रयोग करना पड़ता है क्योंकि इससे हाथ में खुजली होती है और उसको खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं और हड्डियां जल्दी जुड़ती हैं। और इसी विज्ञान के आधार पर मैं आपको बताऊं, भारत में जो हड्डी वैद्य हुआ करते हैं, कोने-कोने में मिलते हैं, वो हड्डी वैद्य 24 घंटे में हड्डी जोड़ देते हैं। और मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जिनके हड्डियां 2-3 टुकड़े में हड्डियां और उनको उसको उन्होंने 15 से 16 दिन में जोड़ करके घर भेज दिया, एकदम बिल्कुल स्वस्थ करके भेज दिया। उनके पास कोई औषधि नहीं, वो प्लास्टर नहीं करते, प्लास्टर और पेरिस का बिल्कुल प्रयोग नहीं करते, कच्चा पट्टी बांधते हैं और लेकिन उनको ये घास मालूम है, ये पौधे मालूम है कि इससे वो ठीक होगा। और आज भी ये देश के कोने-कोने में फैले हुए ऐसे हड्डी वैद्य मिलते हैं। ऐसे कम से कम 8 से 10 हड्डी वैद्यों से मैं व्यक्तिगत मिलकर के मैंने देखा है और उनके यहाँ के जो रोगी आते हैं, जो ठीक होकर के गए, उनसे मैंने व्यक्तिगत बातचीत करके देखा है और वह बहुत ही अनुभूत विज्ञान है। लेकिन यदि उनसे आप पूछेंगे कि ये जो घास आप ले आकर के बांध रहे हैं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, वो नहीं बता पाएंगे। केमिकल मतलब मॉडर्न साइंस की केमिकल प्रॉपर्टी। बाकी उनको पता है कि इनका क्या असर होगा, किससे हड्डी मजबूत होगी, इसका वात पे क्या प्रभाव, ये सब उनको मालूम है। तो इसीलिए जो आज का चिकित्सा विज्ञान है, वह केवल चिकित्सा करता है, लेकिन वो भी अधूरी चिकित्सा कर पाता है। उसका कारण यह है कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की जो एनाटॉमी है, वो लाश पर, मुर्दा शरीर पर होती है। इसीलिए वो शरीर की जो ये जो ऑर्गन्स हैं, वो फंक्शन कैसे करते हैं, उनको ठीक से पता नहीं है। जबकि जो आयुर्वेद है, वह डेड बॉडी पे काम नहीं करता।
तो वह नाड़ी देखता है, नाड़ी तो जीवित व्यक्ति की ही चलती है। वैसे ही प्रकृति देखता है तो वो जीवित व्यक्ति की ही प्रकृति देखी जा सकती है, लाश की कोई प्रकृति नहीं होती। तो आयुर्वेद जब अध्ययन करता है वो जीवित शरीर का अध्ययन करता है, इसलिए उसको मालूम होता है कि कौन सा, मान लीजिए किडनी काम नहीं कर रही है तो किडनी को कैसे फंक्शन कराना है। एक मैं उदाहरण दूंगा, इसमें सबसे ज्यादा जो आज बीमारी प्रचलित है वो है डायबिटीज की। डायबिटीज होती है जब हमारा पैंक्रियाज फंक्शन नहीं करता। पैंक्रियाज जो है वो दो चीजें रिलीज करता है, इंसुलिन और एंजाइम्स को। अब यदि आपका पेट, आपको भूख लगनी कम हो गई है तो आप थोड़ा सा चिंतित हो जाए कि यदि आपको ठीक से भूख नहीं लग रही है, यानी आपका पैंक्रियाज कम फंक्शन कर रहा है, या फिर आप पर्याप्त भोजन कर रहे हैं लेकिन आप कमजोर हैं तो भी पैंक्रियाज आपका कम फंक्शन कर रहा है, यानी आपका शरीर उसे जो पोषण लेना चाहिए ले नहीं रहा है। लेकिन ये पैंक्रियाज फंक्शन कैसे करे ये आधुनिक विज्ञान को नहीं पता, लेकिन हमारे कई वैद्य ऐसे हैं जो पैंक्रियाज को एक्टिव करने में सक्षम है। उनके पास ऐसी औषधियां हैं जो पैंक्रियाज को एक्टिव कर देती है। तो यह जो शरीर की जानकारी है, प्रैक्टिकल जानकारी है, व्यावहारिक जानकारी है, ये केवल आयुर्वेद के पास है। ये आज का एलोपैथ नहीं जानता, और एलोपैथ को ये भी नहीं पता जो केमिकल्स जिनसे वो दवाई बना रहा है उनका दुष्परिणाम क्या है। मैं उदाहरण देता हूँ कि जैसे पेट में गैस बनती है तो हम बहुत सरलता से कोई भी जेंटेक, रेंटेक, इस टाइप की एसिलॉक कोई भी दवा ले लेते हैं। इन सभी जो दवाइयां हैं, जो भी टैबलेट्स हैं, इसका एक अनिवार्य अंग है, वो है रेंटीडाइजीन। कई वर्षों से दे रहे हैं, मतलब दशकों से, और आज उनको पता चला है कि रेंटीडाइन कैंसरस, उससे कैंसर होता है। रेगुलर आप यूज करेंगे तो आपको कैंसर होने की संभावना 80% बढ़ेगी। और पूरा अमेरिका कैंसर से परेशान है, कैंसर रिसर्च के नाम पर पूरी वहां पर बड़ा भारी बजट है, लेकिन वो दबा करके गैस की दवा लेते हैं, यही खाते हैं और कैंसर सही है। तो ये उनको आज तक पता नहीं था, आज पता चल रहा है कि इससे कैंसर होता है। तो रसायनों के दुष्परिणाम से आज भी एलोपैथ अनभिज्ञ है, और हमारा जो आयुर्वेद है वो जानता है कि चीज के इफेक्ट, साइड इफेक्ट सब कुछ, और उसके हिसाब से चीजों को देता है। इसलिए कस्टमाइज्ड मेडिसिन की बात होती है, यानी कोई एक व्यक्ति पथरी से पीड़ित, दो व्यक्ति पथरी से पीड़ित है, लेकिन दोनों की मानव प्रकृति भिन्न है, तो हम दोनों को भिन्न दवाइयां देंगे। यह एलोपैथ नहीं जानता, और इसीलिए वो चिकित्सा करने की बजाय ज्यादा रोग पैदा हो रहे हैं। आयुर्वेद की रचना मैं थोड़ा संक्षेप में केवल दिखा दे रहा हूँ। केवल त्रिदोष और सप्त धातु की बात होती है, नाड़ी विज्ञान, मानव प्रकृति विज्ञान की बात होती है। शल्य चिकित्सा बहुत ही रेयरेस्ट केस में की जाती थी, नहीं तो नहीं की जाती थी। और मजे की बात बताऊं, बड़े अस्पताल भारत में बहुत कम होते थे, नहीं के बराबर। पशुओं के अस्पताल बहुत होते थे, मानवों के बहुत कम। यह देखिए, मैं एक उदाहरण, ये फोटो मैंने ये चित्र दिया, विंसेंट स्मिथ की पुस्तक से ये चित्र मैंने दिया है। सूरत का सबसे प्रतिष्ठित भवन था बैनियन अस्पताल, इसका नाम था, वटवृक्ष अस्पताल। इसका गेट है ये केवल, और हम देख सकते हैं गेट कितना विशाल दिख रहा है। 1780 में इसका वर्णन उन्होंने किया है। 1772 में उन्होंने दिया है कि इसमें घोड़े, बैल, गधे, भेड़, बकरी, बंदर और कबूतर तथा अन्य पक्षी थे। यहाँ एक बूढ़ा कछुआ था जो 75 वर्षों से वहां था, यानी वह अस्पताल की आयु 75 वर्ष से ज्यादा थी। और वहां का सबसे असाधारण विभाग था चूहों, कीड़ों और जहरीले जीवों का। कीड़ों तक की चिकित्सा का प्रबंध वहां पर था। हम सोच सकते हैं कितना विकसित अस्पताल रहा होगा। और 1772 में, और वो 75 वर्षों से रनिंग था, उससे पहले से रनिंग था। तो हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े अस्पताल थे, लेकिन मनुष्यों के अस्पताल इतने बड़े नहीं मिलते थे। क्यों? उसकी जरूरत नहीं। ये तो हो गया आयुर्वेद का, ये मैंने बता दिया है। ये आगे ये एक मैं बताता हूँ, सर्जरी की बात अक्सर कह दी जाती है, भारत में सर्जरी नहीं होती थी। आप देखिए हमारे यहाँ प्लास्टिक सर्जरी कैसे, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ये पुस्तक का मैंने कवर दिया है, हिस्ट्री ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, और इसमें कोलंबिया विश्वविद्यालय के इरविंग चिकित्सा केंद्र के सर्जरी विभाग के, अच्छा नहीं ये तो अलग है जो उन्होंने किया है। ये पुस्तक है, और इसको ब्रिटेन के मॉरिसन हॉस्पिटल के प्लास्टिक सर्जन फिलिप जे साइक ने लिखी है। और इसमें उन्होंने जो चित्र दिया है, देखिए दूसरा चित्र है जो जेंटलमैन्स मैगजीन नाम की लंदन से पत्रिका छपती थी, उसमें यह छपा था। और उस व्यक्ति का चित्र है जिसकी नाक काट डाली गई थी, और उसकी नाक भारत के एक वैद्य ने बना दी थी प्लास्टिक सर्जरी से। और यह घटना 1723 की है, यानी 18वीं शताब्दी में हम बहुत ही सफलतापूर्वक प्लास्टिक सर्जरी कर रहे हैं, और वो ठीक हो रहा है। अब सोचिए यदि हम कहीं का मांस काट के निकाल रहे हैं तो वहां से खून बहता होगा, उस खून को रोकने का उनको टेक्निक मालूम है। यदि वो मांस हम काट रहे हैं तो वो बेहोश करना पड़ता होगा, उसको शून्य करना पड़ता होगा, उसकी टेक्निक हमें पता है। और फिर हम नाक बना रहे हैं, इसकी टेक्निक हमें पता है। इस पर यहाँ पर मेरे पास वो
खबरें और हैं जो मैं यहाँ दिखा नहीं पा रहा हूँ। दिल्ली के 2 हॉस्पिटल्स में, एक 2016 की खबर थी और एक 2018 की खबर थी, और उन्होंने नाक की सर्जरी की और उन्होंने ये कहा डॉक्टरों ने, ये सर्जरी हमने सुश्रुत की टेक्निक से की है। तो सर्जरी की टेक्निक नहीं थी ये कहना गलत है, टेक्निक थी, लेकिन हमें उसकी आवश्यकता नहीं थी। हम उसको वैसे ही ठीक कर लिया करते थे। हम हाथ से छू करके, गर्भवती स्त्री का पेट छू करके, हमारी जो दाइयाँ होती थी जिनको हम चमाइन भी कहते थे, वो बता देती थी कि बच्चा किस अवस्था में है। जो आज हम अल्ट्रासाउंड से पता करते हैं, छू के वो नहीं बता सकते, उनको जानकारी ही नहीं है। तो ये प्राचीन भारतीय तकनीकियां हैं जो हमने विज्ञान के आधार पर विकसित की थी। वस्त्र का उद्योग है, रेशम का उद्योग है, इस्पात का है, बर्तन का है, जहाजरानी उद्योग है, स्वर्ण और हीरे जवाहरातों का उद्योग है, धातु कर्म के उद्योग है, बारूद का है, मूर्ति शिल्प, हस्तशिल्प और भी बहुत सारे हैं। इस पर उनकी भी बहुत पुस्तकें हैं जो यूरोपियनों ने प्रारंभिक काल में लिखी थी, 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में उन्होंने बहुत किताबें लिखी हैं। यहाँ पर मैं उनके चर्चा में नहीं जाऊंगा। और अंत में मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा कि यह देखिए विश्व व्यापार में भारत की स्थिति क्या थी। ये 0 वर्ष से दिखाया जा रहा है, फर्स्ट एडी से लेकर चल करके 1000वीं शताब्दी में क्या था, 1500वीं में क्या था, 1600वीं में क्या था, 1700वीं में, 1820, 1870। आप देखेंगे ये क्रमशः भारत का 32.9 से लेके घटता घटता 1700 में तक में 24.4 है, 1820 में भी 16% है, 1870 में 12.2 है। आज हमारी भागीदारी 1% से भी कम है। लेकिन यह आंकड़े भी बहुत सही नहीं है, क्योंकि ये क्लूज एंड कंजेक्चर्स पे आधारित है। यह जो अंगस मेडिसिन ने आंकड़े दिए, ये आज के भारत की सीमा को लेकर दिए, लेकिन यदि हम 1000वीं शताब्दी में उस वक्त के भारत की कल्पना करें तो उसमें केवल यह भारत नहीं है, पाकिस्तान भी उस वक्त भारत ही है, अफगानिस्तान भी भारत ही है, पूरा सेंट्रल एशिया उस वक्त भारत है, तिब्बत भारत है, सिकियांग भारत है, बर्मा भारत है। इस बृहत्तर भारत का आप देखेंगे तो यह आंकड़ा बढ़ करके कम से कम 50 से 60% पर जाएगा। इतनी बड़ी भागीदारी हमारी थी, तो वह इस विज्ञान के कारण थी, उस व्यवहारिक विज्ञान के कारण थी। और अंत में करूंगा, जिस विषय पर हम लोग बात कर रहे थे, आत्मनिर्भरता पर। आज भी यदि हमको आत्मनिर्भरता चाहिए, हमें जो विज्ञान आज हम भारत के विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, जो उसके किसी काम का ही नहीं है, वह 10 साल पढ़ता है, 15 साल पढ़ता है, लेकिन उसके बाद नौकरी न मिले तो उस विज्ञान का वो कोई प्रयोग ही नहीं कर सकता। उस टेक्नोलॉजी को यूज करके, प्रयोग करके वो कुछ कमा खा ही नहीं सकता। तो वो आत्मनिर्भर बनेगा कैसे? यदि हम बचपन से उसको वस्त्र विज्ञान सिखाएं, जो यहाँ पर हमने बताया, वस्त्र उद्योग कैसे काम करता है, रेशम उद्योग कैसे काम करता है, इस्पात उद्योग कैसे काम करता है, और हम इंडस्ट्रीज को डिसेंट्रलाइज करें, छोटे छोटे प्रोडक्शन हाउसेस। आप देखिए दुनिया में सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग भारत में है, लेकिन सेंट्रलाइज प्रोडक्शन सिस्टम नहीं है। और इसीलिए ये जो कहा जाता है यूरोप का औद्योगिकरण हुआ, यूरोप का औद्योगिकरण नहीं हुआ था, यूरोप का मशीनीकरण हुआ था। उद्योग तो उन्होंने उस वक्त सीखा था, शुरू किया था सीखना उन्होंने, तो वो मशीन से पैदा करना शुरू किया, उसको उन्होंने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहा। वो झूठ था, इंडस्ट्रीज तो भारत में वो सारी पहले से थी, मशीन्स नहीं थे। हम डिसेंट्रलाइज प्रोडक्शन करते थे, उसको कलेक्ट करते थे और पूरे दुनिया में उसका ये निर्यात करते थे, और हम नंबर 1 थे। तो बिना सेंट्रलाइज प्रोडक्शन के, बिना मशीनीकरण के हम वर्ल्ड में नंबर 1 इकोनॉमी हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको भारतीय विज्ञान पर आना पड़ेगा। वो सनातन जो विज्ञान था, जो प्रकृति केंद्रित था, प्रकृति पर आधारित था। मैं बहुत विस्तार में इसलिए नहीं गया क्योंकि जैसे पूरा धातु कर्म कैसे प्रकृति आधारित था ये मैं बता सकता हूँ, मैं उसकी डिटेल में इसलिए नहीं गया क्योंकि समय बहुत हो गया है, 1 घंटा 10 मिनट में बोल चुका हूँ। तो मैं इस विषय को यही समाप्त करता हूँ। यदि कोई प्रश्न होगा तो मैं उसको उत्तर दे सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रविशंकर जी, आपने बहुत ही अच्छा सेशन दिया और सबके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जब महर्षि मनु कहते हैं सर्व ज्ञान मयो ही सह, अर्थात जो वेद हैं, जो भारतीय संस्कृति के शास्त्र हैं, वे संपूर्ण ज्ञान से युक्त हैं, तो उसका संपूर्ण ज्ञान जो हमें मालूम चलता है, जो हो सकता है, उसका संपूर्ण विवरण हमें आज के व्याख्यान में मिला। निश्चित रूप से यह व्याख्यान केवल और केवल एक ऐसे गागर के रूप में जिसमें सागर भरा हुआ है, हमें उस सागर तक पहुंचने का प्रयास करना है, लेकिन हाँ, गागर का दर्शन करना भी जरूरी है। तो हमने अभी कुछ बूंदों का दर्शन किया है आपके माध्यम से, और निश्चित रूप से आने वाले भविष्य में हम उस सागर का दर्शन भी करना चाहेंगे,
जब अवसर इसके लिए प्राप्त होगा। आपका बहुत-बहुत आभार और निश्चित रूप से जो वर्तमान विज्ञान है, उस वर्तमान विज्ञान की जो विसंगति है, उस विसंगति के बारे में प्रोफेसर जे.ए. थॉमसन एक प्रसिद्ध विज्ञानी है, उन्होंने एक बात लिखी और वे कहते हैं, "When minor mysteries disappear, greater mysteries stand confessed. Science never destroys wonder, but only shifts it higher and deeper." जो वर्तमान विज्ञान है, वह जब छोटे रहस्यों तक पहुँचता है, तो उसके सामने और बड़े रहस्य खुल जाते हैं, वो उस तक और आगे बढ़ने का प्रयास करता है और कभी भी ये जो अंधाधुंध दौड़ है, वो दौड़ खत्म नहीं हो पाती है। तो वर्तमान विज्ञान हमें एक ऐसी दौड़ की तरफ लेकर के जा रहा है, जिसमें हम कभी भी लक्ष्य तक शायद ना पहुँच पाएँ और प्राचीन ऋषि-मुनि इस बात को समझते थे, जानते थे, इसलिए उन्होंने एक ऐसा विज्ञान उत्पन्न किया, हमें प्रदान किया, जिस विज्ञान में मानवता और साथ में आध्यात्मिकता और वह ईश्वरीय तत्व, उन सब का एक ऐसा बेजोड़ सम्मिश्रण रहा, जिसके माध्यम से हम एक श्रेष्ठ जीवन जी सके, इस सृष्टि को लगातार उस स्वरूप में रख सके, जैसा कि सृष्टि को होना चाहिए और हमारी सृष्टि पर्यावरण प्रदूषण से बच सकी, जल प्रदूषण से बच सकी और साथ ही जो मानवीय प्रदूषण की बात है, अर्थात जो हमारी मानसिकता का प्रदूषण है, उस मानसिकता के प्रदूषण से भी बच करके रह सकी थी। जब स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, तो वे वास्तविकता की बात करते हैं और इसीलिए भारतीय संस्कृति में कहा गया है, वेद में कहा गया है, वयम स्याम पतयो रयिणाम, अर्थात हम सभी समस्त रई, समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी बने, लेकिन वास्तविकता में ऐश्वर्य होता क्या है, ऐश्वर्य क्या होना चाहिए, यह हमें भारतीय संस्कृति और भारतीय विज्ञान से ही सीखने का अवसर मिल सकता है। आपका बहुत-बहुत आभार इस बहुत ही गौरवपूर्ण व्याख्यान के लिए और मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करता हूँ विज्ञान भारती दिल्ली के सह-सचिव श्री रोशन अग्रवाल जी को। नमस्कार सभी को शुभ संध्या और मुझे इस विशेष दिन पर धन्यवाद भाषण देने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये हमारे स्वदेशी साइंस मूवमेंट ऑफ इंडिया, जिसे हम विज्ञान भारती दिल्ली भी कहते हैं, के लिए एक बहुत बड़ा दिन है और जो हमने विज्ञान श्रृंखला का द्वितीय व्याख्यान रखा और इसकी मेजबानी की। इसमें मैं सबसे पहले धन्यवाद अपने अध्यक्ष जी को देना चाहूंगा, जिनके गाइडेंस में हम लोग यहाँ तक पहुंचे और ये सारा कार्य हो पा रहा है। और हमारी सह सचिव श्री रश्मि मैम को, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से ये सारा आयोजन किया। आज हमने जिसमें आत्मनिर्भर भारत में स्नातक भारतीय विज्ञान की उपयोगिता के क्षेत्र में जो आज व्याख्यान श्री रविशंकर जी द्वारा किया गया, उसका रविशंकर जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने जो हम लोगों को बताया, जिससे मैं भी परिचित नहीं था, जैसे सुतली की क्या जरूरत है, या ज्योमेट्री बॉक्स में क्या क्या उपकरण हैं, उनकी क्या उपयोगिताएं हैं, उन विषयों पे सोचने का मौका दिया। ठीक है, करोड़ों वर्ष पूर्व हमारा इतिहास क्या था, हमारा भोजन विज्ञान क्या था, आज की अर्थव्यवस्था किस तरीके से जुए पे आधारित है आज, और पहले हमारा जो विज्ञान था वो पर्यावरण से कितना मेल खाता था। तो इस संदर्भ में जो भी हम लोगों को जानकारी प्राप्त की और उसे हम और आगे किस तरीके से इसके डायरेक्शन में हम लोग ले जाएंगे, वो आगे बढ़ता ही जाएगा। हम लोगों का उद्देश्य हो सकता है कि हम लोग इस उद्देश्य की तरफ पूर्ति करें। और इसी के साथ हम धन्यवाद सभी सम्मिलित सदस्यों का धन्यवाद देना चाहते हैं और सभी से अनुरोध करते हैं कि राष्ट्रगान के लिए कृपया आदर पूर्वक जैसी स्थिति में है खड़े हों, जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े हों और राष्ट्रगान का सम्मान करें। राष्ट्रगान हम लोग चालू करते हैं और वो हम ध्वनि माध्यम से ही चालू करेंगे। जन गण मन जय भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा
मातल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव गुण गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय 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 हे। सभी को धन्यवाद। अब मैं आशुतोष जी से अनुरोध करूंगा कि वो मीटिंग को समाप्ति की ओर या समाप्त करें। आप सभी का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। रश्मि मिश्रा मैम, आप कुछ यदि अंत में कहना चाहें तो बिल्कुल आप सादर सर, आमंत्रित हम हैं। लोग आप कार्यक्रम के अगला हमारा समन्वयक कार्यक्रम हैं। इस लेक्चर जी। सीरीज का अगला सीरीज सर हमारा 21 तारीख को होगा। जितने लोग उपस्थित हैं सबको निमंत्रण चला जाएगा, और 21 तारीख को चूंकि मातृभाषा दिवस भी है तो हम उसी हिसाब से स्वदेशी साइंस मूवमेंट में उसी हिसाब से हम लोग मातृभाषा दिवस सेलिब्रेट करेंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। धन्यवाद अस्तु, नमो नमः। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।